Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. My name is Yasir Yamin and I welcome you all in this session. मेरे प्यारे दोस्तों, आज से हम जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। वैसे तो मैं अक्सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को यही बोलता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, लेकिन बिलखुसूस ये वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है और जिसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि दिस इज़ वन ऑफ द न्यूएस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन टाउन। ये वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिसके पीछे आजकल दुनिया पड़ी हुई है। ये वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो कि आने वाले छोटे से अरसे के बाद मैंडेटरीली पूरी दुनिया के अंदर अप्लाई होने वाला है, यानी मैंडेटरी एप्लीकेशन लागू होने वाली है। ये वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिसके पीछे मार्केट पागल हुई हुई है। और आप वो टाइप के लोग हैं जो कि इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को सबसे पहले पढ़ने वाले होंगे। तो अगर आप वो लोग हैं जो कि इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को सबसे पहले एज पार्ट ऑफ योर स्टडीज़ पढ़ने वाले होंगे तो बेहद एहतराम के साथ आप बहुत खुशकिस्मत लोग हैं। आप लोग IFRS 18 से अपनी बात की शुरुआत कर रहे हैं। क्लियर? पहले तो IFRS 18 समझे हैं क्या। देखिए, IFRS 18 का नाम है प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देखिए, आपको ये बात तो पास से मालूम होगी, आपको इनिशियल लेक्चर से मालूम होगी कि जब भी दुनिया के अंदर कोई नया IFRS आता है तो अक्सर किसी नए वाले IFRS का ताल्लुक इस बात से होता है कि कोई पुराना मरा होगा तो कोई नया आया होगा। सच्चाई कुछ यूं है कि IAS 1 एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हुआ करता था जिसका नाम था प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इस IAS 1 के अंदर यह बताया गया था कि जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ड्रॉ होंगी, हमने कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की क्लासेस के अंदर बड़े खूब तरीके से पढ़ लिया था कि आखिरकार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या होता है। आप समझ गए हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या है। उसके अंदर P&L है, बैलेंस शीट है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है, उसके अंदर आपके स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज है और नोट्स टू द अकाउंट्स हैं। तो उनकी प्रेजेंटेशन कैसे होगी इस बारे में कहाँ लिखा हुआ था? IAS 1 के अंदर। क्या बेसिस फॉलो की जाएंगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हुए? मिसाल के तौर पर अक्रूवल्स कॉन्सेप्ट के ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी, प्रूडेंस को एक्सरसाइज किया जाएगा, मैचिंग कॉन्सेप्ट को इंश्योर किया जाएगा। ये सारी बेसिस भी लिखी हुई थी IAS 1 के अंदर। अब IASB ने क्या किया? IAS 1 को पहली बात तो डिसकंटिन्यू किया और IAS 1 के अंदर जो भी बातें लिखी हुई थी उनको दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर तोड़ा। IAS 1 के ख़त्म होने के बाद एक तो दुनिया के अंदर एक नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आया जिसका नाम था IFRS 18। IFRS 18 याद रखिएगा, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो कि एक नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिसके पीछे पूरी की पूरी दुनिया पागल हो रही है। और ये वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिसका नाम क्या है? प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके साथ साथ IAS 1 के अंदर कुछ कॉन्सेप्चुअल हिस्सा या कुछ बेसिस फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला हिस्सा था। जैसे मैंने बताया, उसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स थे, अक्रूवल्स कॉन्सेप्ट, मैचिंग, वलाना, ढिमकाना, जिनको इस्तेमाल करते हुए आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ड्रॉ किया करते थे। वो वाला हिस्सा IAS 1 से जब डिसकंटिन्यू हुआ तो IFRS 18 में नहीं पाक हुआ, बल्कि उसको लेके चले गए IAS 8 के अंदर। ठीक है, IAS 8 का बेटा पुराना नाम हुआ करता था और अक्सर मैं अपने लेक्चर्स के अंदर भी IAS 8 का पुराना नाम ही रेफर कर देता हूं। IAS 8 का पुराना नाम था चेंजेस इन अकाउंटिंग अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड प्रायर पीरियड एरर्स। अब क्योंकि IAS 1 का कुछ हिस्सा जिसका ताल्लुक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने की यानी प्रिपेयर करने की बेसिस से था, वो हिस्सा क्योंकि IAS 8 के अंदर चला गया था और शायद उसकी सब्सटैंशियल लॉजिक की वजह से चला गया था, तो IAS 8 का पहली बात तो IAS 1 से कुछ हिस्सा उठ के चला गया IAS 8 के अंदर। और जब IAS 1 उठ के चला गया IAS 8 के अंदर तो IAS 8 का नाम तब्दील कर दिया गया और इसका नाम क्या बना दिया गया? बेसिस फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो जो IAS 8 के अंदर ऑलरेडी था वो रहा। कुछ चीज़ें रिडंडेंट हो गई थी, रिडंडेंट का मतलब ज़ाया हो गई थी, डुप्लीकेट हो गई थी, तो उनको हटा दिया गया और IAS 1 का कुछ हिस्सा लेके चले गए IAS 8 के अंदर, क्योंकि बहुत नई फॉर्मेशन हो रही थी IAS 8 की स्ट्रक्चर वाइज। तो इसका नाम तब्दील कर दिया गया, इसका नाम रख दिया गया बेसिस फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एज फार एज स्टूडेंट्स लाइफ इज कंसर्न, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से IAS 8 के अंदर कोई चेंज नहीं है।
आपके पॉइंट ऑफ व्यू से IAS 8 के अंदर कोई चेंज नहीं है। हाँ, कोई रियल लाइफ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा हो और अगर उसको कोई कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए हो तो वो IAS 8 को जाके रेफर करेगा। लेकिन एज फार एज योर स्टडीज आर कंसर्न्ड, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से IAS 8 आपको कंप्लीटनेस के साथ पढ़ाया गया है और एक आध चीजें जो कि IAS 1 से ट्रांसफर हुई हैं IAS 8 के अंदर, वो वही चीजें हैं जो कि आप बचपन से अकाउंटिंग के अंदर पढ़ते हुए आ रहे हैं। और बार बार हम अपने लेक्चर्स के अंदर आपको बातें रवा कराते रहते हैं कि अक्रूवल्स पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, प्रूडेंस एक्सरसाइज करना, सब्सटेंस ओवर फॉर्म होगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आपके पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से IAS 8 के अंदर कोई चेंज नहीं है। क्लियर? तो इसका मतलब हमारे लिए जो सबसे बड़ा चेंज है फ्रॉम अ स्टडीइंग पर्सपेक्टिव, वो सबसे बड़ा चेंज क्या है कि हमारी जिंदगी में एक नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ गया है IAS 1 को मार डालने के बाद, जिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम क्या है, IFRS 18। अब मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि देखो, जब भी कोई नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आए या जब भी कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की तुम बात कर रहे हो तो कम से कम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम जरूर याद कर लिया करो। वैसे तो सच पूछा जाए तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के नाम नहीं लिखने होते, ठीक है ना। वैसे तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के नाम आपको नहीं लिखने होते, लेकिन अगर फिर भी अगर याद कर लिए जाएं तो क्या अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। देखें, आप कभी ऑडिट फर्म में जाएंगे, आप कभी किसी कंपनी में काम करने जाएंगे, आप किसी CFO, किसी प्रैक्टिशनर या किसी को जवाब दे रहे होंगे, किसी क्लाइंट को जवाब दे रहे होंगे, तो कितना मजा आएगा जब आपको कानून भी याद हो, यानी आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी याद हो और उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम भी याद हो। तो जब आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के नाम याद हो जाते हैं तो उसका सबसे बड़ा इंपैक्ट ये पड़ता है कि आपका पर्सपेक्टिव बड़ा क्लियर रहता है कि इस फलाना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर क्या बात की जा रही हो, ठीक है, क्योंकि नाम में ही सारा गेम छिपा हुआ होता है। तो IFRS 18 का नाम क्या है, हम सब मिलकर याद कर लेते हैं, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर कोर दो ही बातें हो रही होंगी। पहली बात तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी कैसे, प्रेजेंटेशन क्या होगी उनकी, कैसे दिखेंगी, और दूसरी बात ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो डिस्क्लोजर आएगा वो कैसा आएगा। तो दो कोर बातें हैं IFRS 18 के अंदर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे प्रेजेंट हो रही होंगी सामने वाले के सामने, और उसके अंदर डिस्क्लोजर क्या आएगा। बस ये दो कोर बातों को अपने जहन में डाल लें, क्योंकि आने वाले लेक्चर के अंदर बस यही दो बातें हो रही हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट क्या कैसे होंगे और उसमें क्या डिस्क्लोजर आएगा। क्लियर? अब सवाल आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, सर हमारी जिंदगी में वैसे ही इतने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, हर जगह जहां उठा के देखो तो IAS 1 से लेके, अब तो चलो 1 हट गया, 2 से लेके कितने सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑलरेडी हैं, हमारा कोर्स ऑलरेडी इतना बड़ा था। क्या ही अच्छा होता कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कम करता, रादर के इसने बढ़ा दिया उल्टा। तो भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो उल्टा बढ़ गए, तो अब बढ़ गए तो क्या ये कोई जायज़ बात है, क्यों बढ़ा दिया भाई। मतलब सवाल ये है कि वाई IFRS 18 को लाने की ज़रूरत क्या थी। भाई देखें, IFRS 18 को लाने से IASB यानी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड के कुछ ऑब्जेक्टिव अचीव होते हैं। और देखो, IASB के ऑब्जेक्टिव वही ऑब्जेक्टिव हैं जो कि किसी भी इन्वेस्टर के ऑब्जेक्टिव हैं। आपको पता है ना, हमारे प्राइमरी यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन है, एग्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, लेंडर्स एंड क्रेडिटर्स। हाँ, तो याद रख लो कि IASB उन्हीं के लिए काम करता है जो कि उनकी दी गई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इस्तेमाल करते हैं। और हमारे यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि यार हमें आपके प्रॉफिट और लॉस अकाउंट पढ़ने के अंदर, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कुछ हिस्से पढ़ने के अंदर कंप्लीट पिक्चर समझ में नहीं आ रही होती। तो आपको पता है, मैंने ये रियल लाइफ के अंदर देखा है, ये रियल लाइफ, ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, एनालिस्ट के साथ बैठा हूँ तब भी बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों से बातचीत की है तो भी बता रहा हूँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ बैठा हूँ तो भी बता रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस में खुद भी देखा है तो भी बता रहा हूँ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर बिकमिंग रिडंडेंट। बात समझ में आ रही है आपको? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की डिमांड फ्रॉम अ रियलिटी पर्सपेक्टिव कम से कम होती चली जा रही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये बिलीफ आ चुका है कि यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने से कुछ नहीं होता। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना या उसको प्रेजेंट करना हैज जस्ट बिकम अ बुक कीपिंग एक्सरसाइज। यू नो व्हाई कंपनीज आर पब्लिशिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? बिकॉज दे मस्ट। आई मीन देयर इज नो लॉजिक बिहाइंड इट। ये अक्सर ऐसा होता है ना, मैं आपको एक मिसाल देके बताता हूँ। इस मिसाल के तौर पे मेरे साथ बहुत सारे लोग काम करते हैं ना, तो अगर मेरे साथ बहुत सारे लोग काम करते हैं और किसी से मैंने पूछ लिया कि यार एक काम करते हैं, इस काम को ना ऐसे नहीं ऐसे कर लेना, तो अगर कोई किसी बंदे को मैं ये बोलूं कि यार इस काम को ऐसे नहीं ऐसे कर लेना और मुझसे आगे वो ये जवाब ना पूछे कि क्यों, तो मुझे समझ में आ जाता है कि इसको इस बात से गर्ज नहीं है कि ये काम ऐसे क्यों होता है या ये काम वैसे क्यों होता है। वो ये मान चुका है कि बस इस काम को करना है और ऐसे करना है।
मेरी बात समझ रहे हैं आप नहीं समझ रहे? यानी अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट के पीछे वो जा ही नहीं रहा, क्योंकि उसकी नज़र में ये चीज़ इंपॉर्टेंट ही नहीं है। हाँ, उसकी नज़र में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है ही नहीं, तो वो इस बात के ऊपर सोचता ही नहीं है कि यार ये काम ऐसे ही क्यों करना है। बस वो कहता है भाई ये ऐसे है तो ऐसे है, तो एम्प्लॉई को मैं ऐसे पहचान जाता हूँ। इसी तरह यहीं पे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की इंपॉर्टेंस भी देखें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में पिछले 20 साल से बनाया चले जा रहा है और रगड़े चले जा रहे हैं, रगड़े चले जा रहे हैं, रगड़े चले जा रहे हैं। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर मैं सच बता रहा हूँ, कभी कभार इतना स्टैटिक का मतलब एक जैसा डेटा है और इतना इररेलेवेंट डेटा है कि अक्सर आजकल के ज़माने की जब एनुअल रिपोर्ट्स छपती हैं तो उसके अंदर एडिशनल इंफॉर्मेशन इतनी दी जाती है, इतनी तस्वीरें लगाई जाती हैं, इतनी बातें अलग से लिखी जाती हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल की रेलेवेंस ख़त्म। मैंने खुद देखा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लोग पता है किस तरह पढ़ते हैं। आपके पीएनएल बैलेंस शीट को बाद में देखते हैं, वो कहते हैं यार कहीं डायरेक्टर्स रिपोर्ट लिखी हुई होगी, कहीं कुछ और लिखा हुआ होगा, डायरेक्ट उसको खोल लो, उसको पढ़ के ज़्यादा बातें समझ में आ जाएंगी। ये तो पता नहीं पीएनएल में इतने सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन्होंने लगाए हुए होंगे, साला घंटा कुछ समझ में नहीं आएगा कि कंपनी नफ़े में है या नुकसान में है। तो भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर बिकमिंग रिडंडेंट और इन्वेस्टर्स की भरपूर फरमाइश के ऊपर आईएसबी ने बोला कि यार अब हमें कुछ करना पड़ेगा, वी हैव टू मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मोर रेलेवेंट। एंड हाउ कैन वी मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मोर रेलेवेंट? जब हम अपना पर्सपेक्टिव ये बदलेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई इसलिए नहीं जाती क्योंकि किसी ने कहा है कि बनाओ, बल्कि बनाई इसलिए जाती हैं ताकि इन्वेस्टर्स हमको पढ़ें और इन्वेस्टर्स ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ने के बाद उनकी डिसीजन मेकिंग आसान हो जाए। यानी आईएफआरएस 18 को बनाते हुए आईएसबी क्या सोच रहा है कि यार हमें वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फॉर्मेट देना है, वैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रेजेंट करवाना है कि लोगों की डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बेहतर हो जाए। बात समझ में आ रही नहीं आ रही आपको? तो दिस वाज द प्राइम ऑब्जेक्टिव। तो भाई क्या आईएफआरएस 18 क्यों आया? बिकॉज वी वांटेड अ मोर स्ट्रक्चर्ड इनकम स्टेटमेंट। अभी आगे चल के आप देखेंगे आईएफआरएस 18 वर्सेस आईएस 1। तो अगर मुझसे कोई नटशेल में पूछे ना कि आईएफआरएस 18 वर्सेस आईएस 1 में सबसे बड़ा चेंज क्या है, तो सबसे बड़ा चेंज ये है कि आपके पीएनएल यानी आपकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ये जिसको आज के ज़माने में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कहा जाता है, इसका फॉर्मेट तब्दील हो गया है। सबसे बड़ा चेंज आईएफआरएस 18 में क्या है, यानी वाई आईएफआरएस 18 यू शुड कंसिडर, बिकॉज इनकम स्टेटमेंट का पीएनएल का फॉर्मेट बदल गया है। हाँ, ये बात सच है कि लॉजिक सारी की सारी अभी वही है, लेकिन प्रेजेंटेशन का तरीकेकार बदल गया है। सो व्हाई डू वी नीड टू गो थ्रू आईएफआरएस 18? बिकॉज द स्ट्रक्चर ऑफ इनकम स्टेटमेंट हैज चेंज्ड। फिर why it has changed? Because investors want more relevant information and transparency. They are not happy with the with the numbers that you are giving right now, because वो numbers तो हैं लेकिन उनके पीछे कोई meaning नहीं है, उनके पीछे कोई logic नहीं है। सही है ना? We want more transparency, we want more relevance, we want more trust on our financial statements, and that is why the format of income statement has been changed. आप देखेंगे आईएफआरएस 18 की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि आईएफआरएस 18 के अंदर बात की गई है ग्रेटर डिसएग्रीगेशन ऑफ इंफॉर्मेशन की। देखें, एक लफ्ज़ होता है एग्रीगेशन। एग्रीगेशन का मतलब होता है मिलाना, या आप ऐसे कह लें टू क्यूमुलेट, टू सम इट अप। एग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को मिलाना। हम कहते हैं ना यार इन एग्रीगेट आपका पेपर अच्छा हुआ है, यानी कोई सवाल बुरा हुआ, कोई सवाल अच्छा हुआ, इन एग्रीगेट यू आर पास। यानी कुल मिला के देखा जाए, मिलाकर देखा जाए, तो इसको कहते हैं एग्रीगेट। चीज़ों को मिला के देखा जाए, जोड़ के देखा। और एक लफ्ज़ होता है डिसएग्रीगेशन। डिसएग्रीगेशन का मतलब क्या है? खोल कर बयान करना। आपको उर्दू नहीं भी आती ना तो ये इररेलेवेंट है। खोल कर बयान करना। हमारी होली बुक ऑफ कुरान के अंदर बार बार आता है ना, हम अपनी बातों को खोल कर बयान करते हैं। खोल कर बयान करने का मतलब ही क्या है? यानी इतनी वाज़े कर देते हैं कि हर इंसान को अल्लाह ताला ने ये कैपेबिलिटी दी कि वो कुरान को समझ पाए। खोल कर बयान करते हैं, ट्रांसपेरेंटली बयान करते हैं। डिसएग्रीगेट, छोटा करके, आसान करके बयान करते हैं। बात समझ में आती नहीं आती? देखो, स्टडीज़ जो है ना रेलेवेंट तब हो पाती हैं जब बातों को खोल के बयान किया जाए। मैं एक मिसाल आपको देता हूँ। अज्यूम करें कि आपके घर में आपका छोटा भाई है या छोटी बहन है या आपका अपना बच्चा है,
लेट्स से वो नया नया 5-6 साल का भी बच्चा है, मतलब यंग बच्चा है। अगर आप अपने लेट्स से 5 या 6 साल के भाई को, बहन को या बच्चे को बिठाएं अपने साथ और उसको ये समझाना शुरू करें कि देखो स्पेस एक्स जब रॉकेट बनाता है तो रॉकेट की, या आप ऐसे बोलें कि जब समंदर के अंदर कश्ती चलती है, शिप्स चलती हैं, तो उनका एक सर्टेन टाइप का शेप रखा जाता है, उसके अंदर प्रोपेलिंग सिस्टम्स होते हैं, जो प्रोपेलर्स चलते हैं तो शिप आगे बढ़ती है, और उसका शेप इसलिए ऐसा रखते हैं ताकि वो विंड को काटती हुई चलती चली जाए। अब लेट अस इमेजिन कि 5 या 6 ईयर्स का आपका एक मतलब इससे भी छोटा नहीं, मैं तो कह रहा हूँ 5-6 साल का भी अगर आपका भाई बहन या आपका बच्चा हो और आप उसको ये साइंस समझाने की कोशिश करें कि शिप को ऐसे क्यों बनाया जाता है, डू यू थिंक ही इज गोइंग टू अंडरस्टैंड? नहीं ना। आपको लगता है ना कि अगर हम किसी 5 या 6 साल के बच्चे को नेवी के लेवल की नॉलेज देंगे तो वो ये बोलेगा सर बहुत ज़्यादा हो गया ना, नहीं मतलब नहीं समझ पा रहा मैं। यानी बच्चा ये बोलेगा सर, अगर वो बोल सकता हो सही से तो बोलेगा भाई मैं इतने ऊपर की लेवल की बात समझ भी नहीं पा रहा, यानी मेरा जहन अभी वहां तक जा ही नहीं पा रहा कि मैं आपकी बात को समझ पाऊं। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बच्चा ये बोलेगा है तुम तो झूठ बोल रहे हो भाई, कोई शिप विप तो कोई चीज़ ही नहीं होती। बच्चे को आप क्या बोलोगे भाई? बच्चा ये बोलेगा सर होती होगी, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ पा रही क्योंकि मेरा अभी वो लेवल ही नहीं है। यानी आप सही कह रहे हो लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रही है। तो होता क्या है कि लेट्स से हम स्टूडेंट्स को 5-6 साल से नेवी वाली नॉलेज देना स्टार्ट नहीं करते, या हम उनको कोई एरोप्लेन बनाना नहीं सिखाते, या हम मिसाल के तौर पे हम ये नहीं बताते कि स्पेस एक्स की रॉकेट कैसे बनती है। हम चीज़ों को तोड़ देते हैं। हम ये बोलते हैं यार 5-6 क्लास से, सेकेंडरी क्लासेस से अपने स्टूडेंट्स को ना साइंस के बेसिक सब्जेक्ट पढ़ाने चाहिए। जैसे हम बोलेंगे साइंस को तोड़ते हैं, थोड़ा सा फिजिक्स का एलिमेंट डालते हैं, थोड़ा सा केमिस्ट्री का एलिमेंट डालते हैं, थोड़ा सा बायोलॉजी का एलिमेंट डालते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, ऑक्सीजन, केमिकल, CO2, O2, सिंपल थिंग्स पढ़ाने शुरू करते हैं। फिर क्लास 7 आती है, ग्रेड 7 के अंदर हम थोड़ा सा और ऊपर पढ़ाते हैं, फिर ग्रेड 8 के ऊपर और ऊपर पढ़ाते हैं, फिर इसी तरह अपनी नॉलेज को खोलते चले जाते हैं ताकि सामने वाले को वो बात समझ में आ जाए। कहने का मतलब मेरा मकसद क्या है, जब भी आप बातों को खोल खोल कर बयान करते हैं तो सामने वाले की जो नॉलेज कैपेसिटी होती है या जो उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है वो बेहतर हो जाती है। अगर आप पहले दिन से उसको स्पेस रॉकेट बनाना सिखाएंगे तो वो कभी भी नहीं समझ सकता, लेकिन जब बातों को ग्रेजुअली खोल खोल के समझाएंगे तो सामने वाला समझ पाएगा। क्लियर होती है ना बात? तो IFRS 18 का भी यही ऑब्जेक्टिव है। IFRS 18 के अंदर बयान किया गया है डिसएग्रीगेशन रूल, डिसएग्रीगेशन प्रिंसिपल्स। डिसएग्रीगेशन का मतलब क्या है कि जहां जहां पॉसिबल हो, वेयर एवर पॉसिबल डिसएग्रीगेट इंफॉर्मेशन। डिसएग्रीगेट इंफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ? बातों को खोलें, डिसएग्रीगेट इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड। मिसाल के तौर पे एक ऐसी छोटी मोटी मिसाल दे देता हूं। मिसाल के तौर पे आपके P&L के अंदर अभी लिखा हुआ आता था प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इतना तो सभी को याद होगा। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स के बाद लिखा हुआ आता था डायरेक्ट इंटरेस्ट। अब उस इंटरेस्ट के अंदर बहुत सारे इंटरेस्ट हो सकते हैं, किसी लोन पे लिया गया इंटरेस्ट भी हो सकता है, या मिसाल के तौर पे बहुत सारे बच्चों ने पढ़ लिया होगा कि अनवाइंडिंग एक चीज को कहा जाता है। अनवाइंडिंग इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फाइनेंस कॉस्ट। अनवाइंडिंग भी हो सकती है, कंपल्सरी डिस्पोजल कॉस्ट की अनवाइंडिंग भी हो सकती है, हाँ, या एक डेट इंस्ट्रूमेंट की अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल वाली इंटरेस्ट कॉस्ट भी हो सकती है। बहुत सारी चीजें हो सकती है ना। अब हम क्या करते हैं, हम अपनी PBIT के बाद इंटरेस्ट कॉस्ट दिखाते हैं और इस इंटरेस्ट कॉस्ट के अंदर सारे के सारे इंटरेस्ट डाल दें। मतलब जो फिजिकली आप बैंक लोन पे कर रहे हो वो भी इंटरेस्ट वहीं डाल दो। एक जो हाइपोथेटिकल इंटरेस्ट है, हाइपोथेटिकल फाइनेंस कॉस्ट है, जैसे कि अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट, हम इसको भी बोरोइंग कॉस्ट के साथ मिला के दिखा दें तो जरा सोचो सामने वाले को अच्छा समझ में आएगा या बुरा समझ में आएगा? आप मेरी बात समझ नहीं समझ रहे भाई? P&L है, उस P&L के अंदर एक जगह लिखा हुआ है PBIT लेट्स से 1000, ठीक है। हमने यहाँ पे इसके बाद लिखा इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट के अंदर हमने क्या डाल दिया, 100 रुपये हमने पे किए थे अपने ओवरड्राफ्ट के ऊपर इंटरेस्ट, और इसके अंदर 100 रुपये था लेट्स से अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट का इम्पैक्ट। हमने $200 का इंटरेस्ट दिखाया और यहाँ पे बना दिया अपना प्रॉफिट बिफोर टैक्स 800 का, ठीक है। अब जरा खुद सोचो, अगर तुम यहाँ पे $200 का इंटरेस्ट दिखा रहे हो तो एक नॉर्मल सा इन्वेस्टर क्या करेगा? नॉर्मल सा इन्वेस्टर इस 200 को लेगा और तुम्हारी लोन वैल्यू से जाके कंपेयर करेगा। लेट्स से तुम्हारी लोन वैल्यू है $2000, तो आपका शेयर होल्डर ये देखेगा कि यार $200 का इंटरेस्ट पे करते हैं जबकि हमारी ओवरड्राफ्ट या हमारी लाइबिलिटी वैल्यू जो है वो 2000 है। इसका मतलब ये हुआ कि लगभग 10% इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं। ये तो बहुत ज्यादा है।
यूएस के अंदर 1 या 2% इंटरेस्ट रेट चल रहे होते हैं, 10% का इंटरेस्ट कॉस्ट आ रही है, इफेक्टिव इंटरेस्ट कॉस्ट आ रही है। ये तो बहुत ज़्यादा है। हम किससे ऐसा लोन ले रहे हैं कि जो हमें 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ रहा है? आपका शेयर होल्डर एजीएम के अंदर आएगा, आपके ऊपर शोर मचाना स्टार्ट करेगा। फिर आप बोलोगे एक सेकेंड भाई, हमने कोई 10% का लोन नहीं लिया हुआ। एक्चुअली सीन ये है कि 100% इंटरेस्ट वो है जो कि बोरोइंग के ऊपर हम फिजिकली पे करते हैं, और बाकी जो 100 आप फाइनेंस कॉस्ट देख रहे हैं ये एक नोशनल, हाइपोथेटिकल, एक इमेजिनरी फाइनेंस कॉस्ट है जो कि अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट की वजह से आती है जब हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी का अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर इंपैक्ट ले रहे होते हैं। दिस इज नॉट रियल फाइनेंस कॉस्ट, दिस इज टेक्निकली अनवाइंडिंग। उसने बोला ओ अच्छा, ऐसे बताते तो आप समझ में आया ना। यानी कहने का मकसद क्या है, जितना आप बातों को डिसएग्रीगेट करके बताएंगे, जितना खोल के बताएंगे, उतना सामने वाले को अच्छा समझ में आएगा। लेकिन अब देखो, खोल के बताने का मतलब ये भी नहीं होता कि आप इतनी लंबी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं कि वो एक अखबार बन जाए, एक न्यूज़पेपर बन जाए। तो IFRS 18 ने कुछ प्रिंसिपल्स बयान किए कि जिसके तहत आपको डिसएग्रीगेशन ऑफ इंफॉर्मेशन करनी होगी। पहले IAS 1 के अंदर थोड़ी खामोशी थी, लेकिन अब बता दिया, ये वाली बात खोल के बतानी है, ये वाली बात खोल के बतानी है, ये वाली बात खोल के बतानी है। उन्होंने प्रिंसिपल्स तय कर लिए कि कितना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर बताना ज़रूरी है। इससे क्या होगा, इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रेलेवेंस बढ़ जाएगी, इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लोग फिर से इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देंगे। और जो हमें डर लग रहा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विल बिकम रिडंडेंट और अकाउंटेंसी का प्रोफेशन घास खाने चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा जब हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मोर इंटरेस्टिंग, मोर खोल के, मोर डिसएग्रीगेटेड अच्छी बातें बता रही हो। क्लियर होती है बात? डन। फिर न्यू स्ट्रक्चर जो इनकम स्टेटमेंट का आया, इट विल हेल्प कंपनीज टू टेल देयर स्टोरी बेटर। अभी आप मेरे साथ चल के इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट देखेंगे, जिससे आपको खुद अंदाजा होगा कि अब जो इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट है ये स्टोरी टेलिंग इज अ ह्यूज स्किल फॉर अकाउंटेंट्स। आजकल के फाइनेंस वाले लोग ये फॉलो ही नहीं कर पा रहे, लेकिन एक बहुत बड़ी स्किल है वो ये कि आप अपनी स्टोरी समझा पाएं, और वो भी कम लफ्जों के अंदर समझा पाएं। तो अगर आप सामने वाले को अपनी स्टोरी बयान नहीं कर सकते ना कम लफ्जों के अंदर, तो इसका मतलब देयर इज अ लैग। और यही लैग दूर करेगा ये नया इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट। जब आप नए इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रेजेंट करेंगे तो दीज विल बी मोर कूल, मोर बेटर एंड मोर रियलिस्टिक फाइनेंशियल। क्लियर? एक नई चीज़ आपके IFRS 18 की वजह से इंट्रोड्यूस हुई है, जिस नई चीज़ का नाम है मैनेजमेंट डिफाइंड परफॉर्मेंस मेजर्स, जिसको प्यार से MPMs कहा जाता है। MPMs, मैनेजमेंट डिफाइंड परफॉर्मेंस मेजर्स, बेसिकली वो मेजर्स होते हैं जो कि कोई भी कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर दिखाती है सो दैट शेयर होल्डर कंपनी की परफॉर्मेंस को असेस कर सके। मैं एक मिसाल के तौर पे एक बात कहता हूँ। लेट्स से कोई कंपनी है जो कि EPC कंपनी है। EPC समझते हैं? EPC, इरेक्शन प्रोक्योरमेंट और कमीशनिंग, कंपनीज। जैसे बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनीज होती है ना, कंस्ट्रक्शन कंपनीज को कहा जाता है EPC। या बहुत सारे ऐसे कंपनीज होती है ना जो कि पावर प्लांट्स इंस्टॉल करती हैं, उनको कहा जाता है EPCs क्यों कहते हैं? वो इरेक्ट करेंगे। इरेक्ट करने का मतलब उस जगह को खोदेंगे, एक्सकेवेट करेंगे, बिल्कुल नई नवेली जगह को बिल्कुल डिस्ट्रॉय करेंगे, इरेक्ट करेंगे, फिर नया सामान प्रोक्योर करेंगे और उसको कमीशन करके देंगे। तो EPC कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो कि बंजर लैंड के ऊपर आपको फैक्ट्री बना के दे देंगी। आसान जबान के अंदर आप ये समझ लें। क्लियर? हर टाइप के बिजनेस के अंदर ना कुछ ऐसा की परफॉर्मेंस इंडिकेटर होता है। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर उन इंडिकेटर्स को कहा जाता है जो कि आपकी परफॉर्मेंस के की होते हैं, यानी वो आपकी परफॉर्मेंस को झलकाते हैं। तो EPC कंपनीज मिसाल के तौर पे वो कंपनीज होती हैं जिनकी परफॉर्मेंस को असेस करने के लिए आपको सिर्फ सेल्स रेवेन्यू, ग्रॉस मार्जिन, नेट प्रॉफिट वगैरह नहीं चाहिए, बल्कि EPC कंपनीज के लिए आपको ये भी देखना पड़ता है कि लेट्स से इनके पास न्यू ऑर्डर्स कितने हैं, न्यू ऑर्डर्स इस साल के। अब टेक्निकली स्पीकिंग न्यू ऑर्डर्स का मतलब आप इस साल कितने नए कॉन्ट्रैक्ट आपने विन किए जो कि आगे आने वाले सालों के अंदर आप एग्जीक्यूट करेंगे। अब टेक्निकली न्यू ऑर्डर्स ना तो सेल्स रेवेन्यू है, ना तो परचेजेस है, ना तो ग्रॉस प्रॉफिट है, ना तो कोई एक्सपेंस है, कुछ भी नहीं है। न्यू ऑर्डर इज जस्ट अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर हु इज सेइंग कि कल तुम मुझे बिल्डिंग बना के देना,
कल। तो आज तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर एसेट, लायबिलिटी, इनकम एक्सपेंस, इक्विटी, किसी चीज पे कोई फर्क नहीं पड़ा जब आपने अपने कस्टमर के साथ एक एमओयू या कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि अगले सालों में कंस्ट्रक्शन करके दूंगा। लेकिन आज फिर भी कंपनीज न्यू ऑर्डर्स अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर रिपोर्ट करती हैं। क्यों रिपोर्ट करती हैं? इसलिए रिपोर्ट करती हैं ताकि शेयर होल्डर्स को एक फ्यूचर आउटलुक दे सकें कि यार हमारा बिजनेस इस साल तो अच्छा है ही है, अगले साल भी अच्छा रहेगा, क्योंकि देखो हमारे पास इतने नए ऑर्डर्स आ गए हैं, अगले सालों में एग्जीक्यूट। You understand what I'm trying to say? Now, new orders is a performance measure which management would report so that they can tell their story. वो बता सकें कि हमारा इस साल नीचे था, अगले साल के लिए न्यू ऑर्डर पड़ा हुआ है, अगले साल हम बहुत अच्छा रेवेन्यू कर रहे होंगे, बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहे होंगे, थिंग्स लाइक दैट। नाउ दीज आर नोन एज मैनेजमेंट डिफाइंड परफॉर्मेंस मेजर्स। IFRS 18 के अंदर मैनेजमेंट डिफाइंड परफॉर्मेंस मेजर्स के ऊपर एक पैराग्राफ आ गया, क्योंकि IFRS 18 के अंदर MPMs के ऊपर स्पेसिफिकली बात कर ली गई है। सो दीज MPMs बिकम पार्ट ऑफ ऑडिट। आज से पहले बहुत सारी कंपनीज अपने की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर रिपोर्ट किया करती थी, लेकिन वो इंफॉर्मेशन, वो एडिशनल इंफॉर्मेशन, वो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स सब्जेक्ट टू ऑडिट नहीं होते थे। एक आइजा है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग है, आप इंशाल्लाह ऑडिट के अंदर पढ़ेंगे, आइजा 720, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन अदर इंफॉर्मेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग 720 ये कहता था ऑडिटर को कि जब भी कोई कंपनी जिसका तुम ऑडिट कर रहे हो अपनी एनुअल रिपोर्ट छापे और उस एनुअल रिपोर्ट के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अलावा कोई अदर इंफॉर्मेशन दे, तो उस अदर इंफॉर्मेशन को तुम एक बार पढ़ जरूर लेना और चेक कर लेना कोई मटीरियल इनकंसिस्टेंसी तो नहीं है। देखो, तुम्हें वेरीफाई नहीं करना कि उन्होंने जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स रिपोर्ट किए वो सही कैलकुलेट किए या नहीं किए, वो सही रिफ्लेक्ट किए या नहीं किए, वो पिछले साल से जो कंपैरिजन शो कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। तुम्हें ऑडिट नहीं करना उसका। आइजा 720 कहता था तुमने ऑडिट नहीं करना उसका, क्योंकि MPMs किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर कवर नहीं होते थे। तो बस आइजा 720 ही कहता था एक बार पढ़ लेना, कोई मसला नजर आए तो बता देना, वरना तुम्हारे ओपिनियन ऑडिट रिपोर्ट के अंदर चेंज नहीं हो सकता MPMs की वजह से। IFRS 18 ने क्या किया, MPMs को अपने स्टैंडर्ड का पार्ट बना लिया। अब जो डायरेक्टर लंबी लंबी फेंकेंगे ना, वो लंबी लंबी फेंकना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पार्ट बन गया, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर ऑडिट करना ये एक ऑडिटर का पार्ट बन गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑडिटर को अब MPMs को भी ऑडिट करना पड़ेगा, वो उसकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट बन गया। तो MPM सब्जेक्ट टू ऑडिट हो गए। इसमें भी शेयर होल्डर का ही फायदा है, क्योंकि अब जो भी इंफॉर्मेशन, बेशक डायरेक्टर अपनी स्पीच के अंदर, अपने राइटअप के अंदर कोई फिगर लिख के दे रहा है, तो इसको भी ऑडिटर को वेरीफाई करना पड़ेगा, और ऑडिटर वेरीफाइड जब बात होगी तो शेयर होल्डर का ट्रस्ट बढ़ जाएगा कंपनी के ऊपर, शेयर होल्डर का फायदा हो गया IFRS 18 की वजह से। क्लियर? फिर एक और बात, IFRS 18 विल ब्रिंग मोर कंसिस्टेंट। IFRS 18 के अंदर जो फॉर्मेट ऑफ इनकम स्टेटमेंट बताया गया है वो अब सारी की सारी कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल हो सकता है, और जब सारी कंपनीज एक तरीके की इनकम स्टेटमेंट बनाएंगी, वो लोग भी इसी तरीके की इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे जो अभी तक IFRS को फॉलो नहीं कर रहे थे, अब वो भी IFRS 18 के ऊपर आना चाहेंगे, और कंसिस्टेंसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की इंप्रूव हो जाए अक्रॉस द ग्लोब। क्लियर? अच्छा, देखें, अब इतनी सारी बातों के बाद आपका सवाल सारा का सारा ये बनेगा कि सर आखिरकार IFRS 18 के PNL में ऐसा क्या चेंज हो गया है? बार बार बोल रहे हैं PNL चेंज हो गया, PNL चेंज हो गया, PNL चेंज हो गया। भैया PNL में ऐसा चेंज हो गया, क्या बातें कर रहे हो आप? तो शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले तो मैं आपको, इससे पहले कि मैं नया PNL जाके दिखाऊं या इसके ऊपर कोई बात करूं, मैं सबसे पहले आपका ना थोड़ा सा प्रीएम्बल सेट करता हूं कि व्हाट इज एक्चुअली गोइंग टू हैपन, एंड देन वी आर गोइंग टू सी द स्ट्रक्चर ओवरऑल। राइट भाई, पहली बात ये क्लियर है कि आपकी जो स्टेटमेंट्स हैं, जो 5 स्टेटमेंट्स हैं जिनके मजमूए को, जिनकी कलेक्शन को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहा जाता है, उसमें से जो सबसे क्लियर एंड सबसे वाजे एंड सबसे अपैरेंट चेंज जो आया है वो आया है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के अंदर।
Statement of financial performance is the new proposed name of your income statement or what you call P&L or what you call statement of comprehensive income. ये इन सब चीज़ों का नया नाम प्रपोज किया गया है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस. ये बात मैं क्लियरली बता दूं कि IFRS 18 के अंदर ये क्लियर बयान किया गया है कि अगर कोई कंपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का नाम नहीं यूज करती, वो इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड बोलती है, वो P&L फॉर द ईयर एंडेड बोलती है, वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड OCI फॉर द ईयर एंडेड बोलती है, तो कोई मुजाहिका नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू कैन यूज इट हाउ एवर यू वांट. ऑलराइट, सो दैट इज नॉट द मेन इशू. खैर, जो आपका P&L इनकम स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, इसको बेसिकली क्लासिफाई कर दिया गया है इनटू 5 कैटेगरीज. There are going to be 5 categories, 5 division in your overall P&L. देखिए, हमने बचपन से लेके आज तक ये पढ़ा है, यानी बेसिक इनकम स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर अपने को पता है कि इनकम स्टेटमेंट जब भी स्टार्ट होती है तो स्टार्ट होती है रेवेन्यू से और अल्टीमेटली जो खत्म हो रही होती है वो खत्म हो रही होती है प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस. अभी जो पूरा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट होता है ना आपका, रेवेन्यू से लेके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से लेकर यानी टॉप लाइन से लेके बॉटम लाइन तक, ये टोटल का टोटल P&L बेसिकली बाइफरकेट कर दिया गया है इनटू 5 कैटेगरीज. सर, ये 5 कैटेगरीज क्या हैं? बेटा, सबसे पहली कैटेगरी ऑब्वियस सी बात है, वो कैटेगरी कौन सी है? ऑपरेटिंग. द फर्स्ट कैटेगरी, द फर्स्ट part, the first heading, the first section of your P&L is going to be operating. The second section is going to be about investing. The third section is going to be about financing. The fourth section is going to be about income taxes. And the fifth part is going to be about discontinued operations, जिसके बारे में IFRS 5 के अंदर बात की गई. क्लैरिटी ले लीजिए कि आपका जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट है वो रेवेन्यू से स्टार्ट होके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के ऊपर खत्म होता है, आज भी वैसे ही खत्म होगा, लेकिन आपके ओवरऑल P&L की जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर दिया गया है और उसको बाइफरकेट कर दिया गया है, उसको सेक्शन आउट कर दिया गया है, उसको हेडिंग वाइज तब्दील कर दिया गया है, उसको कुछ हिस्सों के अंदर बांट दिया गया है, जो कि 5 हिस्से हैं: ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, इनकम टैक्सेस एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन. अगर आप सबसे पहले 3 नाम देखेंगे तो पहले 3 नाम हैं ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग. यानी फर्स्ट 3 कैटेगरीज ऑफ योर P&L आर ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग. ये नाम कहीं सुने आपने? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, नाम सुने लग रहे आपको? कहाँ सुना था ये सारे नाम? ये सारे नाम शायद आपने सुने थे स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज के अंदर. तो आपका दिमाग अब बिल्कुल सही क्लिक कर गया है. आप ये कह रहे हैं कि सर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज के अंदर भी 3 हेडिंग्स हुआ करती थी. ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जिसके अंदर वो कैश फ्लोज जिनका ताल्लुक ऑपरेशन से हुआ करता था उनकी बात करते थे. फिर एक हुआ करती थी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बात हुआ करती थी, और कुछ बातें हुआ करती थी फाइनेंसिंग से रिलेटेड, उनका ताल्लुक फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से हुआ करता था. सर, इसका मतलब P&L को भी ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर तोड़ दिया गया है. देखें, मैं आपको क्लैरिटी के साथ बता रहा हूँ. ये कुछ लोग ये कहते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना है, और ये गलत कॉन्सेप्ट है कि आप ये बोलें कि हमारा P&L वैसा ही हो गया है जैसा कि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज होती. ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. एंड लेट मी क्लैरिफाई इट एंड राइट इट डाउन फॉर यू. लेट मी राइट. व्हाइल इट मे सीम दैट प्रॉफिट और लॉस, और आप समझ गए ना, प्रॉफिट और लॉस का मतलब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ही है. व्हाइल इट मे सीम दैट P&L नाउ is closely aligned with statement of cash flows, the reality is very different. पहली बात तो ये क्लियर कर लें कि अगर आपसे ये कोई कह रहा है या आपको कोई पढ़ा रहा है या आपको कोई समझा रहा है कि देखो P&L और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज एक जैसे हो गए, दोनों की सेम बेसिस हो गई है, तो ये एब्सोल्युटली गलत कॉन्सेप्ट. ऐसा कुछ नहीं हुआ है. नाम जरूर वैसे ही हैं, कैटेगरीज के 3 नाम वैसे ही हैं जैसे कि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज के होते थे, लेकिन इन दोनों स्टाइल्स का या इन दोनों स्टेटमेंट्स का आपस में कोई गहरा ताल्लुक नहीं है, अदर देन नाम, बल्कि कोई ताल्लुक ही नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है. द रियलिटी इज नॉट द रियलिटी इज वेरी डिफरेंट. फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, depreciation on new machinery bought for production will be part of
operating activities in P&L. However, the investment in machinery will be shown as part of investing activities in statement of cash flows. मैंने मिसाल देख के बता दी। बहुत सारे लोग शायद नाम को देख के कंफ्यूज हो रहे हैं। बहुत सारे लोग ये कह रहे होंगे कि सर जैसे स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज के अंदर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज होता है और वहां जो लॉजिक इस्तेमाल हो रही होती है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज के अंदर, वही लॉजिक पीएनएल बनाने के अंदर भी इस्तेमाल होगी। ये एब्सोल्युटली गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी आप देखेंगे कि बेसिस फॉर क्लासिफाइंग ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग इन पीएनएल इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द बेसिस दैट यू यूज इन स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। और इसकी मिसाल मैंने एक ऐसे दे दी कि मिसाल के तौर पे लेट्स से आपने एक नई फैक्ट्री लगाई और उस नई फैक्ट्री के अंदर नई मशीनरी खरीदी आपने, ताकि आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकें, एक्सपैंड कर सकें, प्रोडक्शन तेज कर सकें। आपने एक नई मशीनरी खरीदी, उस मशीनरी के ऊपर जो डेप्रिसिएशन आएगी, क्योंकि मशीनरी प्रोडक्शन के लिए खरीदी गई थी और प्रोडक्शन का ताल्लुक ऑपरेशन से है। ऑपरेशंस का क्या मतलब है अभी चल के बताऊंगा मैं आपको। तो ये डेप्रिसिएशन चार्ज ऑफ होगी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर पीएनएल में। लेकिन जो मशीन खरीदी गई, उस मशीन को के ऊपर जो कैश आउटफ्लो हुआ, वो कैश आउटफ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर नजर आ रहा होगा स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में। अगर तो आप ये बोलते हैं कि पीएनएल और कैश फ्लो एक जैसी चीज हो गई है, तो भाई जो मशीनरी मैंने ऑपरेशंस चलाने के लिए खरीदी, उसका आउटफ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नजर आता, उसका कैश आउटफ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नजर आता है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में। लेकिन ऐसा नहीं है। आपने जो मशीन में इन्वेस्ट किया, उसका कैश आउटफ्लो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज के अंदर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में नजर आएगा, क्योंकि आपने पैसा इन्वेस्ट किया है। कैश फ्लोज का ताल्लुक, कैश फ्लोज की कैटेगरी का ताल्लुक इस बात से है कि आपने पैसे को किस नीयत से इस्तेमाल किया है। क्या आपने पैसे को रॉ मटेरियल खरीदने के लिए इस्तेमाल किया तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर आपने पैसे को किसी नॉन करंट एसेट खरीदने के अंदर इस्तेमाल किया है तो फ्रॉम अ कैश फ्लो परस्पेक्टिव इट इज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बट पीएनएल के अंदर ये लॉजिक नहीं है। पीएनएल के अंदर ये देखा जाएगा कि जो भी इनकम या एक्सपेंस की बात हो रही है, वो इनकम या एक्सपेंस का सोर्स क्या है, या इनकम या एक्सपेंस के पीछे अंडरलाइंग लॉजिक क्या है। मिसाल के तौर पे अगर मशीनरी आपने प्रोडक्शन के लिए खरीदी है तो प्रोडक्शन एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, और इस मशीनरी के ऊपर जो भी डेप्रिसिएशन आएगी, क्योंकि उसका ताल्लुक हमारी कोर बिजनेस एक्टिविटीज से है, हमारे प्राइमरी ऑपरेशन से है, तो उसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर रिपोर्ट करेंगे, यानी ऑपरेटिंग की हेडिंग के अंदर रिपोर्ट करें। क्लियर। ऐसी बहुत सारी मिसालें अभी मैं आपको आगे चल के दूंगा और कुछ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी भी होंगी, खुद ब खुद आपके दिमाग में क्लैरिफाई होंगी। लेकिन आप मेरी बात समझ रहे हैं, इनकम स्टेटमेंट का ताल्लुक आपके एसओसीएफ से नहीं है एज फार एज द कैटेगरीज आर कंसर्न। इत्तेफाक ये है कि दोनों के नाम सेम है। क्लियर। तो सर फिर ये कैटेगरीज चलेंगी कैसे? इन कैटेगरीज का बेसिकली मकसद क्या है, मतलब क्या है, पैटर्न क्या है? तो बेटा देखो, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नहीं, ऑपरेटिंग कैटेगरी जो पीएनएल की है, और अभी किस तरह देखेगा पीएनएल मैं आपको बता रहा हूं 5 मिनट में, लेकिन आप पहले मेरे कॉन्सेप्ट को समझें। ऑपरेटिंग कैटेगरी जो आपके पीएनएल की है, ऑपरेटिंग कैटेगरी जो आपके पीएनएल की है, उस ऑपरेटिंग कैटेगरी के अंदर आप खालिसतन वो चीजें रिपोर्ट करेंगे जिनका ताल्लुक आपके कोर बिजनेस ऑपरेशन से बनता है। कोई भी ऐसा इनकम या एक्सपेंस जिसका ताल्लुक आपके कोर बिजनेस ऑपरेशन से बनता है, वो सारे की सारे एक्टिविटीज, वो सारे के सारे इनकम या एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग का पार्ट बनेंगे। इसी तरह वो सारी के सारी इनकम्स एंड एक्सपेंसेस, वो सारे के सारे इनकम्स एंड एक्सपेंसेस जिनका ताल्लुक इन्वेस्टमेंट से बने, वो सारे के सारे इनकम्स एंड एक्सपेंसेस जिनका ताल्लुक आपकी यानी बिजनेस की गई इन्वेस्टमेंट से बने, उसके इनकम या एक्सपेंसेस को इन्वेस्टिंग कैटेगरी के अंदर रिपोर्ट करेंगे। अब आप एक सवाल करेंगे, आप अगर सवाल ये करेंगे, सर एक सेकंड सुने सर, मिसाल के तौर पे एक कंपनी ने मशीनरी के अंदर पैसा लगाया, एक कंपनी ने मशीनरी के अंदर पैसा लगाया। अब कहने को जब आपने मशीनरी के अंदर पैसा लगाया तो बड़ा पैसा लगाया, और ये पैसा लेट से आपने 8 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 15 साल वाले यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट के अंदर ये पैसा लगाया है, तो टेक्निकली इट इज एन इन्वेस्टमेंट फॉर द लॉन्ग टर्म। मैं बोलूंगा यस, इट इज एन इन्वेस्टमेंट फॉर द लॉन्ग टर्म। सर अगर कोई कंपनी मशीनरी के अंदर, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के आइटम के अंदर पैसा लगाए,
तो ये एक इन्वेस्टमेंट की नीयत है कंपनी की, और अगर इन्वेस्टमेंट की नीयत है कंपनी की तो आपकी लॉजिक के मुताबिक इनकम्स एंड एक्सपेंसेस जो कि इन्वेस्टमेंट से रिलेट करते होंगे वो रिपोर्ट होने चाहिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर। लेकिन अभी अभी आपने अपनी पुरानी मिसाल के अंदर ये बोला कि क्योंकि वो पैसा मशीनरी के अंदर लगा है और मशीनरी का ताल्लुक प्रोडक्शन से है तो इस एसेट की डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में रिपोर्ट होनी चाहिए। सर अब ये तो दो बातों के दरमियान कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है। आप मेरी बात को दोबारा रिपीट करके देख लें, आप मेरी बात को थोड़ा 5, 10, 15 सेकेंड्स दोबारा रिपीट करके देख लें मेरा सवाल क्या है। एक चीज का इनकम या एक्सपेंस मैंने पहले समझाया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से ताल्लुक रखता होगा, और अभी आपको लग रहा है कि क्योंकि मशीनरी 10-15 साल के लिए इन्वेस्ट की जाती है तो ये एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, तो आप जो है इस मशीनरी की डेप्रिसिएशन को इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर क्लासिफाई करें। फिर तो मैं अपनी बात को मुकम्मल कर लूं जरा। देखें, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इन्वेस्टिंग कैटेगरी के अंदर वो सारे के सारे इनकम्स एंड एक्सपेंसेस आएंगे। इन्वेस्टिंग कैटेगरी के अंदर वो सारे के सारे इनकम्स एंड एक्सपेंसेस आएंगे जिनका ताल्लुक आपकी कंपनी की इन्वेस्टमेंट से हो, बट दे शुड नॉट बी पार्ट ऑफ कोर बिजनेस ऑपरेशंस। पूरी बात मुकम्मल कर ली मैंने। कहीं भी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया जाए तो उस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जितने भी खराचे यानी खर्चे और जितनी भी इनकम्स होंगी वो इन्वेस्टिंग कैटेगरी में रिपोर्ट होंगी। बस शर्त ये है कि ये वो वाली इन्वेस्टमेंट्स हो जिनका ताल्लुक आपकी कोर बिजनेस ऑपरेशन से नहीं बनता। तो अगर आपने मशीनरी के अंदर पैसा लगाया तो ये एक इन्वेस्टमेंट है। फ्रॉम अ कैश फ्लो परस्पेक्टिव इट इज एन इन्वेस्टमेंट। यू आर ब्लॉकिंग योर मनी फॉर 15 ईयर्स, तभी आप इतना बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। लेकिन फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव, क्योंकि ये पैसा प्रोडक्शन ओरिएंटेड एक चीज के अंदर लगाया गया है जिसका ताल्लुक हमारे कोर बिजनेस ऑपरेशन से बनता है, तो ये मशीनरी की डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट बनेगी, इन्वेस्टिंग का पार्ट नहीं बनेगी। इसका मतलब इन्वेस्टिंग की कैटेगरी के अंदर हर वो सारे इनकम्स एंड एक्सपेंसेस आएंगे जो कि उन इन्वेस्टमेंट से ताल्लुक रखते हैं जिनका ताल्लुक आपके कोर बिजनेस ऑपरेशन से नहीं है। मिसाल के तौर पर आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीद ली। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होती ही वो प्रॉपर्टी है जिस पे ओनर ऑक्यूपेशन नहीं होती, आपके कोर बिजनेस ऑपरेशन से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर रेंटल इनकम आ जाए या फेयर वैल्यू गेन या लॉस आ जाए वो रिपोर्ट होगा इन्वेस्टिंग की कैटेगरी। आपने किसी और कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, और अगर आपने किसी और कंपनी के शेयर्स खरीद लिए और उन शेयर्स के ऊपर आपको कोई गेन या लॉस आया, तो क्योंकि किसी और कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं अदर देन ऑपरेशंस की नीयत से, तो फिर उसका गेन या लॉस इन्वेस्टिंग के अंदर आ जाएगा। बात समझ में आती है? तो कहां कोई इनकम या एक्सपेंस क्लासिफाई होना है, इस बात का ताल्लुक इस बात से है कि वो अंडरलाइंग ट्रांजैक्शन के पीछे लॉजिक क्या है। यानी मैं लिख देता हूं द क्लासिफिकेशन डिपेंड्स ऑन द अंडरलाइंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रांजैक्शन। अगर ट्रांजैक्शन के पीछे ऑब्जेक्टिव ये था कि ये इन्वेस्टमेंट करो ताकि हमारे ऑपरेशंस बेहतर हो जाएं, तो ऐसे हर चीज के इनकम एंड एक्सपेंसेस कहां रिपोर्ट होंगे? ऑपरेटिंग कैटेगरी के अंदर। अगर कोई इन्वेस्टमेंट ऐसे की गई है विच इज अदर देन कोर बिजनेस ऑपरेशंस, तो उसके गेन्स या लॉसेस, उनके इनकम्स या एक्सपेंसेस कहां जाएंगे? इन्वेस्टिंग की कैटेगरी। क्लियर? इसी तरह मिसाल के तौर पे कोई भी इनकम्स या एक्सपेंसेस हैं जिनका ताल्लुक बनता हो फाइनेंसिंग से, आपने लोन लिया हुआ है, लोन के ऊपर लेट्स से कोई इंटरेस्ट आ रहा है, कोई बोरोइंग कॉस्ट आ रही है, वो कहाँ चली जाएगी? यहाँ पे आ जाएगी। क्लियर होती है बात? मिसाल के तौर पे आपका कोई कोई भी फाइनेंसिंग से रिलेटेड आइटम हो जिसके अंदर जनरली इंटरेस्ट ही आते हैं, तो कोई भी फाइनेंसिंग से रिलेटेड आइटम हो वो किस कैटेगरी के अंदर रिपोर्ट होगा? फाइनेंसिंग की। इनकम टैक्सेस की कैटेगरी के अंदर ऑब्वियस सी बात है टैक्सेस रिपोर्ट होंगे, जिसके अंदर IAS 12 में आपने पढ़ा है करंट टैक्सेस भी जाएंगे, ठीक है, और इसके अंदर डेफर्ड टैक्सेस भी जाएंगे। और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस वो ऑपरेशंस होते हैं किसी भी एंटिटी के जो कि आगे चल के बंद हो जाने वाले। तो अगर आपका कोई ऐसा डिवीजन है, आपकी एंटिटी का कोई ऐसा कंपोनेंट है जो कि आगे चल के डिसकंटिन्यू होने वाला है, तो उससे एसोसिएटेड इनकम्स एंड एक्सपेंसेस आपके कोर बिजनेस ऑपरेशंस का पार्ट नहीं दिखाए जाएंगे, बल्कि अलग से कैटेगरी के अंदर दिखाए जाएंगे जिसको डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस की कैटेगरी कहा जाएगा।
बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अगर कोई ऐसा डिवीजन है जिसको आप आने वाले साल के अंदर कंटिन्यू नहीं करेंगे, या मिसाल के तौर पे इस साल के 6 महीने चलाया और 6 महीने बाद बेच दिया था, तो ये आपके डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस हैं। ये वो ऑपरेशंस हैं जो कि आपके कोर बिजनेस ऑपरेशंस का पार्ट नहीं है। इनके लिए तयन किया जा चुका है कि यार ये ऑपरेशंस मेरे को बंद करने ही करने। अब क्योंकि ये ऑपरेशंस, ये डिवीजन, ये जगह आपने बंद करनी है, तो उस जगह से एसोसिएटेड, उस लोकेशन से एसोसिएटेड जो भी इनकम या एक्सपेंसेस हैं, IFRS 5 उसको कहता है, उसको अलग कैटेगरी में दिखाओ। अब वो तुम्हारे कोर बिजनेस ऑपरेशंस का पार्ट नहीं है। क्लियर हो गई बात? ये तो क्या समझ में आया? अब पीएनएल बनेगा तो अब पीएनएल के अंदर 5 कैटेगरीज हुआ करेंगी: ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, इनकम टैक्सेस एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। क्लियर होती है बात ये? और किस तरह इन कैटेगरीज के अंदर कोई इनकम या एक्सपेंस क्लासिफाई होगा? किसी भी इनकम या एक्सपेंस का क्लासिफाई करने के पीछे हम अंडरलाइंग लॉजिक देखेंगे कि यार क्या ये कोर बिजनेस ऑपरेशन है या नहीं है, क्या इस बात का ताल्लुक अदर इन्वेस्टमेंट से है या इस बात का ताल्लुक फाइनेंसिंग से है। हम अंडरलाइंग रैशनल ढूंढेंगे ट्रांजैक्शन का, और उस ट्रांजैक्शन को देखते हुए इनकम या एक्सपेंसेस को क्लासिफाई किया करेंगे। बात समझ में आती है आप लोगों को? तो दिस इज द अंडरलाइंग लॉजिक बिहाइंड इट। पहली बात तो आपके IFRS 18 के आ जाने की वजह से आपके पीएनएल के स्ट्रक्चर के अंदर चेंज आया है। जैसे मैंने अभी समझाया, 5 कैटेगरीज हो गई। फिर आपके पीएनएल के अंदर 2 नए सब टोटल हैं। एक तो फाइनल टोटल होता है ना, फाइनल टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, लेकिन उससे पहले एक चीज आएगी, प्रॉफिट बिफोर फाइनेंसिंग एंड इनकम टैक्सेस। इसको पास्ट के अंदर कहा जाता था PBIT, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। अब इसका नया नाम, न्यू नेम हो गया है प्रॉफिट बिफोर फाइनेंसिंग एंड टैक्सेस। PBIT का नया नाम हो गया है प्रॉफिट बिफोर फाइनेंसिंग एंड टैक्सेस। पहले यहां आके पीएनएल एक बार रुका करेगा, और अब इससे एक और ऊपर लेयर बना दी गई है। इस लेयर का नाम है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अभी फॉर्मेट चल के देखते हैं हम लोग। तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक नया सब टोटल, दिस इज न्यू, brand new subtotal in your PNL, brand new subtotal in your PNL. All right, understood? बात समझ में आती है आप लोगों को? क्लियर? तो 2 नई सब टोटल्स आ गए भाई IFRS 18 के अंदर। दिस इज न्यू इन IFRS 18। फिर कुछ डिस्क्लोजर्स के ऊपर बातें होंगी रिगार्डिंग MPMs। दीज आर मेजर्स अदर देन रिक्वायर्ड बाय IFRS। MPMs के बारे में मैंने अभी थोड़ा सा अभी आपको पीछे ब्रीफ किया था। तो MPMs के बारे में भी IFRS 18 के अंदर नई मालूमात शामिल की। क्लियर? अब जैसे कि मैंने आपको ये समझाया कि देखें 5 कैटेगरीज होंगी आपके पीएनएल के अंदर, तो वो 5 कैटेगरीज किस स्ट्रक्चर के मुताबिक होंगी, कहाँ पे क्या क्या आएगा। पहले मैं आपको ज़रा सा टॉप डाउन समझाने की कोशिश करता हूँ कि पीएनएल में कौन सी टाइप की ट्रांजैक्शंस किस किस कैटेगरी के अंदर जा रही होंगी। पहले तो हम ये तय कर लेते हैं। जब एक बार ये तय कर लेंगे तो अल्टीमेटली जो इतनी तमहीद में बांध रहा हूं, जो इतना प्रीएम्बल में सेट कर रहा हूं, अल्टीमेटली क्या करेंगे हम जाके इसको पीएनएल के फॉर्मेट में देखें। देखिए आपको अभी मैंने ये समझाया कि प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के अंदर, इनकम स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के अंदर देयर आर गोइंग टू बी 5 कैटेगरीज। एक ऑपरेटिंग कैटेगरी है, एक इन्वेस्टिंग कैटेगरी है, एक फाइनेंसिंग कैटेगरी है, एक इनकम टैक्सेस हैं, एक डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस हैं। ये 5 कैटेगरी हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन योर पीएनएल। इन 5 कैटेगरीज में बिजनेस के अंदर आने वाले सारे के सारे इनकम्स एंड एक्सपेंसेस को क्या करना है, क्लासिफाई करना है। अब मिसालन मैं आपसे बात करना स्टार्ट करता हूं कि एक नॉर्मल बिजनेस के अंदर कौन सी चीजें कैसे क्लासिफाई हो रही होंगी, या कौन सी टाइप की ट्रांजैक्शंस कहां क्लासिफाई हो रही होंगी। अच्छा, समझाने के लिए मैं आपको एक काम ये करता हूं कि वैसे तो पीएनएल टॉप डाउन चलता है, यानी ऊपर से नीचे चलता है। समझाने के लिए मैं आपको नीचे से ऊपर लेके चलता हूं ताकि एक एक करके खोल खोल के बातों को बयान करूं। क्लियर? सबसे पहले बात करते हैं सबसे आखिरी वाली कैटेगरी की, जिस कैटेगरी का नाम है डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। ये आप पढ़ते हैं IFRS 5 के अंदर। तो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस की कैटेगरी जो पीएनएल के अंदर होगी, उसके अंदर वो सारे के सारे इनकम्स एंड एक्सपेंसेस दिखाए जाएंगे जो कि खालिसतन डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से रिलेटेड हैं। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस किसको कहा जाता है, इनकी डेफिनेशन क्या है, ये सारी की सारी समझा दी गई है IFRS 5 के अंदर। तो IFRS 5 के अंदर लिखा हुआ है कि डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का मतलब क्या है। इट शुड बी अ कंपोनेंट ऑफ एन एंटिटी, जिसको जो है फॉर एग्जांपल इट शुड बी अ कंपोनेंट ऑफ एन एंटिटी जिसको हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई कर दिया गया हो, जिसको डिसकंटिन्यू हम करने जा रहे हो। वो
सेपरेट एरिया ऑफ बिजनेस हो या सेपरेट जोग्राफिकल लोकेशन हो या एक पार्ट ऑफ एग्रीगेटेड प्लान हो जिसके अंदर सेपरेट लोकेशंस ऑफ बिजनेस या सेपरेट एरियाज ऑफ बिजनेस को बेचा जा रहा हो या सब्सिडरी विद एन एक्सक्लूसिव व्यू टू रीसेल हो, अगर ऐसे टाइप के ऑपरेशंस को बंद किया जा रहा होगा तो ये डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस के अंदर क्लासिफाई होंगे और ये सबसे आखिर में रिपोर्ट होंगे आपके पीएनएल के स्ट्रक्चर के अंदर। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन क्या है या IFRS 5 बताएगा। फॉर्मेट में कहाँ आएगा, सबसे आखिर में आएगा। अच्छा ये बात खूब समझ लीजिए, हर बिजनेस के पास डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन नहीं होता। ऐसे थोड़ी होता है कि मतलब हर बिजनेस बोल रहा हो ये वाले टाइप का फैक्ट्री हम क्लोज करने जा रहे हैं, ये वाले टाइप की डिवीजन हम क्लोज करने जा रहे हैं। हर चीज डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन नहीं है। शादो नाज़िर ऐसा होता है, कभी कभार ऐसा होता है कि एक बिजनेस होता है और उस बिजनेस की कोई एक फैक्ट्री या कोई एक डिवीजन या एक कंपोनेंट ऑफ एन एंटिटी होता है जिसको आप बेच रहे होते हैं। जब आप बेच रहे होते हैं तो आप किस कैटेगरी में लेके चले जाते हैं, उसको डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन की कैटेगरी के अंदर लेके चले जाते हैं। लेकिन नॉर्मल हालात में ऐसा नहीं हो रहा हो। नॉर्मल हालात में आप बिजनेस को बढ़ाते हैं, कम नहीं करते हैं। तो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस तो जैसे IFRS 5 बोलेगा वैसे ही क्लासिफाई होगा, बस एक सेपरेट कैटेगरी है पीएनएल के अंदर, ये बाकी सबसे ताल्लुक नहीं रखता। फिर एक बात आ जाती है इनकम टैक्सेस की कैटेगरी की। इनकम टैक्सेस की कैटेगरी पूरा पीएनएल खत्म होने से पहले सेकंड लास्ट नंबर पे आएगी। आपकी पीएनएल का स्ट्रक्चर आपको याद है ना, हम स्टार्ट कहां से करते हैं, रेवेन्यू से, और अल्टीमेटली पीएनएल खत्म कहां पे होगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस के ऊपर। ठीक है, यहां पे खत्म होना है आपका पीएनएल, रेवेन्यू से चल के प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस के ऊपर आपका पीएनएल खत्म होना है। तो जो सेकंड लास्ट चीज आएगी ना आपकी पीएनएल के अंदर, वो सेकंड लास्ट चीज क्या होगी, आपकी टैक्सेस। और जब हम टैक्सेस की बात करते हैं तो इसका मतलब उसमें करंट टैक्सेस भी आ गए, आपने IAS 12 के अंदर पढ़ा है, और उसके अंदर डेफर टैक्सेस भी आ गए, आपने IAS 12 के अंदर इनके बारे में कुछ ना कुछ पढ़ा है। क्लियर? तो टोटल टैक्सेस आ गए यहाँ पे, सेकंड लास्ट चीज डन। इससे पहले की बात करें, इससे पहले कौन सी कैटेगरी चल रही है, तो भैया इससे पहले कैटेगरी चल रही है फाइनेंसिंग की। हर वो इनकम या एक्सपेंस जिसका ताल्लुक आपके बिजनेस की फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के साथ है, हर वो इनकम या एक्सपेंस जिसका ताल्लुक आपके फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के साथ है, वो सारा का सारा थर्ड लास्ट आ गया, यानी फाइनेंसिंग कैटेगरी के अंदर रिपोर्ट हो जाएगा आपकी पीएनएल में। मिसाल के तौर पे इसमें कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस आ सकती हैं, पढ़ लेते हैं। मिसाल के तौर के अंदर इसमें आ रहे होंगे वो इनकम या एक्सपेंसेस जो कि रिकॉग्नाइज्ड लायबिलिटीज के अगेंस्ट हैं। रिकॉग्नाइज्ड लायबिलिटीज का मतलब क्या हुआ, मिसाल के तौर पे आपके पास लोन होगा, मिसाल के तौर पे आपके पास ओवरड्राफ्ट होगा। इस ओवरड्राफ्ट या इस लोन से रिलेटेड जो भी इनकम या एक्सपेंसेस होंगे वो कहाँ आ जाएंगे, फाइनेंसिंग की कैटेगरी के अंदर। कोई भी गेन या लॉस हो ट्रांजैक्शन के ऊपर जिसका ताल्लुक हो फाइनेंस रेस करने के साथ, आप सब लोगों ने IFRS 9 मेरे साथ पढ़ लिया होगा, तो आप सब लोगों को पता है जब हम फाइनेंस रेस करने जाते हैं तो कभी कभार ऐसा होता है कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट अराइज होती है, और कभी कभार इस ट्रांजैक्शन कॉस्ट को हमें चार्ज करना होता है पीएनएल के अंदर। तो वो जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट पीएनएल में चार्ज होती है, अब वो किधर जाके चार्ज होगी, अब वो फाइनेंसिंग के हेड में जाके चार्ज होगी। अगर आपने फाइनेंस रेज किया और उस फाइनेंस की कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट आई, कोई इशू कॉस्ट आई, तो फाइनेंसिंग की कैटेगरी के अंदर रिकॉग्नाइज होगी। क्योंकि IFRS 18 क्या बोल रहा है, वो सारे गेन या लॉस जो कि उन ट्रांजैक्शंस के ऊपर आए हैं जिनके अंदर आपने फाइनेंस रेज किया था, तो फाइनेंस रेज करते हुए जो भी कॉस्ट आए, कोई भी इनकम या एक्सपेंस हो, वो फाइनेंसिंग की कैटेगरी में आएगा। और यहां पे वो फाइनेंस कॉस्ट भी आएगी, यहां पे उन गेन्स और लॉस ऑफ ट्रांजैक्शन भी आएंगे जो कि जिनका ताल्लुक फाइनेंसिंग से है, जिनका ताल्लुक फाइनेंसिंग की कैटेगरी से है, लेकिन दे डू नॉट इन्वॉल्व द रेजिंग ऑफ फाइनेंस। सर आप कह रहे हैं कोई भी ऐसी फाइनेंस कॉस्ट जिसका ताल्लुक फाइनेंस रेज करने से ना हो। अब आप बोलेंगे सर ये कैसी जाहिलाना बात है। फाइनेंस कॉस्ट जिसका ताल्लुक फाइनेंस रेज करने से ना हो वो फाइनेंसिंग की कैटेगरी में आएगी। सर ये इसकी मिसाल दें, हमने बात की थी ना अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट मिसाल के तौर पर। अब आपको पता होना चाहिए इस लेवल के ऊपर कि अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट का मतलब क्या है। तो अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट इज अ फाइनेंस कॉस्ट, क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को रिप्रेजेंट करती है ना, और टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब वक्त का पैसा होता है, और वक्त का पैसा फाइनेंस कॉस्ट होती है। तो फाइनेंस कॉस्ट रिपोर्ट तो फाइनेंसिंग की कैटेगरी में होगी, और तभी IFRS 18 ने क्लैरिफाई कर दिया कि फाइनेंसिंग की कैटेगरी में वो टाइप के खर्चे भी आ जाएंगे जिनके अंदर फाइनेंस वाकई में रेज नहीं हो रहा होता।
वाकई में रेज नहीं हो रहा होता। तो फाइनेंसिंग की कैटेगरी के अंदर वो गेन या लॉसेस भी आएंगे, वो गेन्स और लॉसेस भी आएंगे जिनके अंदर फाइनेंस रेज हो रहा होता है, और वो ट्रांजैक्शंस के गेन्स या लॉसेस भी आएंगे जिसके अंदर फाइनेंस रेज नहीं हो रहा होता। क्लियर? आगे आ जाए। फिर इसके बाद फोर्थ लास्ट यानी बिल्कुल बीच के अंदर हम आ गए, तो हमारे पास एक और कैटेगरी होगी जिसके अंदर हम सारी इन्वेस्टिंग रिलेटेड बातें किया करेंगे। और याद रखना, मैं अभी पीछे बहुत प्रीएम्बल सेट करता हुआ आया हूं। इन्वेस्टिंग का मतलब ये नहीं है कि आप उन इन्वेस्टमेंट्स को भी इस इन्वेस्टिंग कैटेगरी का पार्ट बना लें जो कि इन्वेस्टमेंट्स आपने अपने कोर बिजनेस ऑपरेशंस के अंदर, कोर बिजनेस ऑपरेशंस के अंदर जो पैसा लगाया और उसके ऊपर, उस पैसे के ऊपर, उस पैसे की वजह से या उन एरियाज के अंदर कोई भी इनकम या एक्सपेंस आया, वो तो ऑपरेशनल है। इन्वेस्टिंग की कैटेगरी के अंदर वो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट से एसोसिएटेड इनकम एंड एक्सपेंसेस आएंगे जिनका ताल्लुक आपके कोर बिजनेस ऑपरेशंस के साथ नहीं है। क्लियर? मिसाल के तौर पे, यानी इसके अंदर ना मतलब स्पेसिफिकली डेजिग्नेटेड आइटम्स हैं। मिसाल के तौर पे भाई, मिसाल के तौर पे आपने एसोसिएट्स के अंदर इन्वेस्ट किया। एसोसिएट्स बेसिकली वो कंपनीज होती हैं जिसके अंदर आपने 20% या उससे ज़्यादा की शेयर होल्डिंग एक्वायर कर ली हो। तो अगर आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया, 20% या उससे ज़्यादा की शेयर होल्डिंग एक्वायर कर ली, एंड एज अ रिजल्ट आपको डिविडेंड मिल गया, या एज अ रिजल्ट आपने IAS 28 के तहत उसके अंदर शेयर ऑफ प्रॉफिट रिपोर्ट किया, तो वो शेयर ऑफ प्रॉफिट कहाँ रिपोर्ट होगा? इन्वेस्टिंग कैटेगरी के अंदर रिपोर्ट होगा। मिसाल के तौर पे आपको कोई इंटरेस्ट इनकम मिली या डिविडेंड इनकम मिली, ये कहाँ रिपोर्ट होगा? इन्वेस्टिंग की कैटेगरी के अंदर रिपोर्ट होगा। आपने कोई ऐसी बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट कर दिया, आपने कोई ऐसी बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट कर दिया या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट कर दिया जिसके ऊपर फेयर वैल्यू गेन या लॉस रिकॉग्नाइज होता है एज पर द रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और फेयर वैल्यू थ्रू P&L के थ्रू जाता है, तो वो भी किधर जाएगा? इन्वेस्टिंग की कैटेगरी के अंदर। वो भी किधर जाएगा? इन्वेस्टिंग की कैटेगरी के अंदर। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो सकती है, डेट इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स का गेन या लॉस हो सकता है, मार्क टू मार्केट का, वो सारा का सारा कहाँ चला जाएगा? इन्वेस्टिंग की कैटेगरी। क्लियर? अच्छा, इसी तरह कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट हो उन आइटम्स के ऊपर जो कि जनरली फेयर वैल्यू थ्रू P&L में कैटेगराइज हो रहे होते हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो सकती है, जैसे कि डेट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट हो सकती है, जैसे कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट्स भी हो सकती हैं। सारा कहाँ जाएगा? इन्वेस्टिंग कैटेगरी। फिर इसी तरह आपने कोई फाइनेंशियल एसेट को बेचा, उसके ऊपर कोई गेन या लॉस आ गया। फाइनेंशियल एसेट आपकी इन्वेस्टमेंट्स के पार्ट होते हैं, उसके ऊपर कोई गेन या लॉस आया, इन्वेस्टिंग की कैटेगरी। मिसाल के तौर पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर कोई रेंटल इनकम हो, यहाँ जा जाएगा। फेयर वैल्यू गेन्स या लॉस हो, या गेन्स या लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो, सारे के सारे कहाँ आ जाएंगे? इन्वेस्टिंग की कैटेगरी। और ये बड़ी कॉमन सेंस की बात है। हम जब IAS और IFRS पढ़ रहे होते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि यार IAS 40 में हमने 12 इन्वेस्टमेंट्स के बारे में पढ़ा, बल्कि IAS 40 तो होती ही वो प्रॉपर्टी है जो कि इन्वेस्टमेंट की नीयत से खरीदी गई हो। हम जब फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं तो हमें समझ में आ रहा होता है कि फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ का ताल्लुक बॉन्ड्स रेस करने से है और फाइनेंशियल एसेट्स का ताल्लुक इन्वेस्टमेंट से है। तो इन्वेस्टमेंट से एसोसिएटेड जो भी गेन्स या लॉसेस आएंगे वो इन्वेस्टिंग कैटेगरी के अंदर। अगर बॉन्ड इशू किया आपने तो आपने लोन लिया है, वो फाइनेंसिंग का मामला है, वो फाइनेंसिंग की कैटेगरी के अंदर चला जाएगा। क्लियर? और IFRS 18 बेसिकली ऑपरेटिंग कैटेगरी को डिफाइन करता है, ऐसी कैटेगरी कि जिसके अंदर डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, जिसके अंदर इनकम टैक्सेस, जिसके अंदर फाइनेंसिंग, जिसके अंदर इन्वेस्टिंग, सारी की सारी कैटेगरीज में जो जो इनकम्स या एक्सपेंसेस आने चाहिए हैं उन सबको रेलेवेंट कैटेगरीज में डालने के बाद जो बाकी सब कुछ बचता है वो क्या है? ऑपरेटिंग है। देखें, एक अकाउंटेंट को ये चाहिए है कि जब वो इनकम स्टेटमेंट बना रहा हो तो सबसे पहले वो ये चेक करे कि क्या डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन में आना चाहिए, क्या इनकम टैक्सेस में आना चाहिए, क्या फाइनेंसिंग में आना चाहिए, क्या इन्वेस्टिंग में आना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा जो भी होगा वो सब आपके कोर बिजनेस ऑपरेशंस का पार्ट होगा। क्लियर होती है बात? तो कोर बिजनेस ऑपरेशंस या ऑपरेशंस वाली जो कैटेगरी है आपके P&L की, वो एक रेजिडुअल कैटेगरी है, यानी जो कहीं भी नहीं जा रहा होता वो रेजिडुअल के अंदर, यानी वो सब ऑपरेटिंग में जा रहा होता है। क्लियर हो गई बात? ये तो वो सब ऑपरेटिंग में जाएगा। तो पहले आपने ऑपरेशंस के बारे में नहीं सोचना, पहले आपने अलग कैटेगरीज के बारे में सोचना है। ऑटोमेटिकली जो भी बचेगा वो कहां चला जाएगा? ऑपरेटिंग कैटेगरी के अंदर चला जाएगा। क्लियर? एक बात ना मैं यहाँ पे बड़ी वसूख से करना चाहूँगा या बड़ी इंपॉर्टेंस के साथ करना चाहूँगा, वरना भूल गए तो बड़ा मसला हो जाएगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट कैटेगराइजेशन ऑफ इनकम
and expenses vary from company to company. For example, for a mutual fund, या आसानी के लिए आपको पता नहीं म्यूचुअल फंड पता हो ना पता हो तो आसानी के लिए अभी F9, for an investment firm investing in asset is a primary business activity and therefore all related income and expenses for them should be part of operating category. बात समझ रहे हैं? वैसे तो मैंने आपको एक जनरल कंपनी के लिए उसूल बताए, एक स्ट्रक्चर समझाया कि इन्वेस्टिंग में क्या क्या आ सकता है। एसोसिएट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट पे गेन या लॉस आ रहा है, इन्वेस्टिंग है, या किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे या बॉन्ड्स खरीदे में उस पर कोई गेन या लॉस आ रहा है, इंटरेस्ट इनकम या डिविडेंड इनकम आ रही है, तो वो सब इन्वेस्टिंग है। लेकिन आपको ये बात समझना पड़ेगा कि कैटेगराइजेशन ना कंपनी टू कंपनी वैरी करती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई इन्वेस्टमेंट बैंक हो या इन्वेस्टमेंट कंपनी हो और वो अपना P&L बना रही है, तो उसको ये सोचना पड़ेगा कि देखें उनकी प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटी ये है कि किसी और कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करें या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करें। किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए, नॉर्मल हालात की किसी भी कंपनी के लिए, यूनिलीवर के लिए किसी और कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाना या किसी बॉन्ड के अंदर पैसा लगाना एक सेकेंडरी बिजनेस एक्टिविटी है। भाई सरप्लस पैसा पड़ा है तो फंसा दिया, प्राइमरी तो नहीं है। लेकिन एक बैंक के लिए या एक म्यूचुअल फंड के लिए या एक इन्वेस्टमेंट फर्म के लिए तो ये उनकी रोजी रोटी है ना, उनका काम ही क्या है? स्टॉक मार्केट में पैसा लगाओ, बॉन्ड मार्केट में पैसा लगाओ, वहीं से इनकम कमाओ, वहीं से अपने यूनिट होल्डर्स या अपने शेयर होल्डर्स को पे ऑफ करो। तो उस सिनेरियो के अंदर ऐसा हो सकता है कि अगर आप किसी इन्वेस्टमेंट कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने जा रहे हो तो उनके P&L के अंदर ये जो आइटम्स हैं, जैसे इंटरेस्ट इनकम या डिविडेंड इनकम है या फेयर वैल्यू गेन या लॉसेस ऑन फेयर वैल्यू थ्रू P&L आइटम्स हैं, ये उनके लिए ऑपरेटिंग कैटेगरी का पार्ट होंगे। उनके लिए ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं है, उनका तो ऑपरेशन ही, प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटी ही इन्वेस्टमेंट्स करना है। तो अगर उनका प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटी ही इन्वेस्टमेंट्स करना है तो उनके लिए सारी इन्वेस्टमेंट्स और उनके ऊपर आने वाले सारे इनकम्स या एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग कैटेगरी का पार्ट होंगे रादर देन इन्वेस्टमेंट्स। बात समझ में आ रही नहीं आ रही आपको? तो हर कंपनी की या हर इंडस्ट्री की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मुख्तलिफ होंगी। ये जो मैंने आपको कुछ कैटेगरीज बताई ये एक जनरल एग्जाम ओरिएंटेड कंपनी की हैं। जनरली एग्जाम्स के अंदर आपको पता है ACC के पेपर्स के अंदर बैंक्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने को नहीं आती। तो नॉर्मल हालात के अंदर आपके सामने जो कंपनीज आएंगी और अगर उस कंपनी ने किसी जगह पे पैसा लगाया हुआ है, किसी बॉन्ड्स के अंदर पैसा लगाया हुआ है, तो मोस्ट लाइकली इट इज़ ऑलमोस्ट क्लियर कि वो उसकी कोर बिजनेस एक्टिविटी नहीं होगी। तो आप इन्वेस्टिंग कैटेगरी के अंदर लेके जाएंगे, लेकिन रियल लाइफ में जब IFRS 18 को अप्लाई कर रहे होंगे तो अपना दिमाग खुला रखेंगे कि IFRS 18 के पीछे अंडरलाइंग लॉजिक थी क्या। क्लियर है ना? अब देखिए भाई, बात सारी ये है कि एट द एंड ऑफ द डे आप जानना तो यही चाहते थे कि सर आखिरकार P&L का फॉर्मेट दिखेगा कैसा। तो हम P&L का फॉर्मेट कैसे दिखेगा इस बारे में बात शुरू कर देते। देखें भाई, अब आपका फॉर्मेट कुछ यूं दिखेगा कि सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस या इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड फलाना ढिमकाना। स्टार्ट करेंगे अपना P&L ऐसे। अच्छा, कहानी कहाँ से शुरू होगी? कहानी अभी भी शुरू से ही शुरू होगी। आप सबसे पहले अपनी बात को शुरू कहाँ से करेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे रेवेन्यू, कमाया कितना। देखिए, आप हमेशा अपने दिमाग में बात याद रखिएगा कि प्रॉफिट और लॉस बनाने की सिंपल मंतक, सिंपल लॉजिक ये है कि आप ये देखना चाहते हैं कि आपके पास मुनाफा कितना बचा, यानी आपकी जेब में प्रॉफिट या लॉस कितना रहा। और प्रॉफिट या लॉस हमेशा दो चीज़ों का कंपैरिजन होता है, आपने कमाया कितना और आपने गवाया कितना। तो क्योंकि प्रॉफिट या लॉस हमेशा दो चीज़ों का कंपैरिजन होता है, आपने कमाया कितना और आपने गवाया कितना, तो हमारी बात स्टार्ट ही कहाँ से होगी? यहीं से बात स्टार्ट होगी कि आपने कमाया कितना। यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेक रेवेन्यू, देन कमाया जो है वो रेवेन्यू है, तो गवाया जो है वो क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब जो आपने कमाया उसके अगेंस्ट कितना गवाया। रेवेन्यू और कॉस्ट ऑफ सेल्स को जब आप कंपेयर करते हैं तो आपके पास आ जाता है जी ग्रॉस प्रॉफिट। आप सब लोगों को मालूम है कि ग्रॉस प्रॉफिट कभी भी फाइनल प्रॉफिट नहीं होता। ग्रॉस प्रॉफिट बेसिकली रिप्रेजेंट करता है आपकी प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी को। ग्रॉस प्रॉफिट रिप्रेजेंट करता है आपकी प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी को। रेवेन्यू क्या है? आपने कमाया कितना।
कॉस्ट ऑफ सेल क्या है कि जो चीज आपने सेल करी है, जो चीज आपने सेल करी है उसकी अपनी कॉस्ट कितनी थी। और आप रेवेन्यू और कॉस्ट ऑफ सेल को जब कंपेयर करते हैं तो आपके पास आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब यह है कि आपने कमाया कितना और जिस चीज को बेच के कमाया है उसको खरीदा कितने का था या उसको मैन्युफैक्चर कितने का किया था। तो आपके पास डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी आ जाती है। आपको पता है ना, ये ग्रॉस प्रॉफिट का नंबर या ये प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी का नंबर इंतहाई इंपॉर्टेंट है। क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? पूरी दुनिया ये बात जानती है। देखो, अगर तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट कम हो ना, लेकिन तुम्हारा ओवरऑल बिजनेस के अंदर लॉस आ रहा हो, नेगेटिव नंबर आ रहा हो, तो चलेगा। एज लॉन्ग एज तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट पॉजिटिव है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, चलो तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट पॉजिटिव है ना, हम आहिस्ता आहिस्ता करके अपने बिजनेस को ग्रो करेंगे। जब हमारा बिजनेस ग्रो हो जाएगा तो पैसा बहुत आ रहा होगा, यानी प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा आ रहा होगा, फिक्स कॉस्ट वहीं की वहीं खड़ी होगी, अल्टीमेटली हमारा नेट प्रॉफिट भी आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारा ग्रॉस ही लॉस हो, लॉजिकली सोचना, अगर तुम्हारा ग्रॉस ही लॉस हो, यानी तुम्हें तुम्हारी प्रोडक्ट बेचने के ऊपर नुकसान हो रहा है, तो बेटा फिर जितना ज्यादा बेचोगे उतना ज्यादा नुकसान होगा। अगर तुम्हारा, टेक्निकली सोचा जाए थोड़ी देर के लिए इग्नोरिंग इन्वेस्टमेंट वगैरह, तो अगर तुम्हारा ग्रॉस ही लॉस है, तो टेक्निकली इन्वेस्टमेंट्स को इग्नोर कर दिया जाए तो नेट तो पॉजिटिव नहीं हो सकता, ग्रॉस ही लॉस है। यानी अगर तुम्हारी प्रोडक्ट ही लॉस में बिक रही है, तुम्हारी प्रोडक्ट ही मार्केट में नहीं बिकती है, अगर तुम्हें तुम्हारी प्रोडक्ट की कॉस्ट भी रिकवर नहीं होके दे रही है, तो इसका मतलब अगर तुम्हारा ग्रॉस ही लॉस है तो नेट तो लॉस होवेगा ही होवेगा ना यार। नेट में तो पॉजिटिव नहीं हो सकता अगर इन्वेस्टमेंट्स ना हो तो हमेशा याद रखना, बिजनेसेस हमेशा असेस करना चाहते हैं कि वो ग्रॉस प्रॉफिट में है या नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है। आप करेंगे क्या? रेवेन्यू से बात को स्टार्ट करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स को लेस करेंगे, आएंगे ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट आपका फाइनल प्रॉफिट नहीं होता। तो आप ग्रॉस प्रॉफिट के बाद अगर आपकी कोई भी अदर ऑपरेटिंग इनकम है, अदर ऑपरेटिंग इनकम है, ये बात याद रखना, ऑपरेटिंग इनकम होनी चाहिए। यानी मिसाल के तौर पे गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हो, गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का आइटम जो कि आपके कोर बिजनेस ऑपरेशंस के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, वो यहां आ जाएगा। अगर आपके कोई सेलिंग या एडमिन एक्सपेंसेस हैं, या आपकी कोई गुडविल की इंपेयरमेंट है, यानी जो आपके डायरेक्टली बिजनेस, प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटी से डायरेक्टली एसोसिएटेड जितनी भी खराचे या जितनी भी कमाइयां हैं, यानी जितनी भी इनकम्स या जितनी भी एक्सपेंसेस हैं, वो आप प्लस या माइनस करोगे और आप आ जाओगे एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर। याद रखना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक नया सब टोटल है आईएफआरएस 18 के अंदर। आज से पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं हुआ करता था आपके पीएनएल के अंदर, आपके पीएनएल के फॉर्मेटों के अंदर। आईएफआरएस 18 के अंदर ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट की कैटेगरी लॉन्च की गई है। क्यों लॉन्च की गई है भाई? ऑपरेटिंग प्रॉफिट की जो कैटेगरी है ना, वो क्लियरली ये सिग्निफाई करती है कि देखो, रेवेन्यू से लेके ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक, रेवेन्यू से लेके ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक जो भी आया, उसका ताल्लुक किस बात से है? उसका ताल्लुक ऑपरेटिंग कैटेगरी से है। यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देख के ना आपके शेयर होल्डर को, आपके इन्वेस्टर्स को ये पता लग जाता है कि खालिसतन अगर बिजनेस की कोई और इन्वेस्टमेंट ना होती, कोई रेंटल की प्रॉपर्टी ना होती, कुछ ना होता, तो खालिसतन बिजनेस करके अपने कितना कमाते हैं। जैसे मैं एक मिसाल देता हूं, अपने ऊपर रख के देता हूं। आपको ये अंदाजा लगाना हो कि सर यासिर की जेब में कुछ पैसे बचते हैं या नहीं बचते, या सर यासिर के पास पैसा वैसा है या नहीं है, तो आप दो तरीकों से असेस करेंगे। पहली बात तो ये है कि आप समझ लें कि एक मेरा पढ़ाना, लेट से मेरी इन्वेस्टमेंट, और एक मैं कहीं काम करता हूँ प्रोफेशनली, मैं एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट काम करता हूँ, एक मेरी वहाँ की रेम्यूनरेशन है। अज्यूम कर लेते हैं कि जो मैं काम करता हूं प्रोफेशनली एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो मेरी मेन रेम्यूनरेशन है। तो आप ये देखना चाहेंगे ना कि यार अगर सर यासिर ना पढ़ा रहे होते, अगर सर यासिर ना पढ़ा रहे होते, इनका पैसा, इनका टाइम इन्वेस्ट पढ़ाने में ना हुआ होता, तो ऑपरेटिंग यानी जस्ट एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ये कितना कमा लेते हैं। क्योंकि मैं जितना एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट कमाता हूं, आप भी अपने आप को विजन करेंगे कि यार कल को हम भी इतना कमाएंगे। मैं तो कहता हूं आप मुझसे 10 गुना ज्यादा कमाएंगे, लेकिन आप विजन करने के लिए मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी को तो देखते ना। मिसाल के तौर पे ऐसा हो कि मैं जॉब करके 100 रुपए कमाता हूं और मैं पढ़ा के 1000 रुपए कमाता हूं,
और टोटल आपको मेरी जेब में 1100 रुपये नजर आ रहे हैं, 1100 रुपीज नजर आ रहे हैं। तो अगर मैं आपको बोलूं मेरी जेब में 1100 रुपीज है और आप समझना शुरू कर दें कि यार वाह, कोई बंदा अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाता है तो उसकी जेब में 1100 रुपये आ जाया करते हैं, तो आपकी गलत इंटरप्रिटेशन होगी ना। आप ये बोलोगे सर हर कोई तो पढ़ा नहीं सकता। तो हम आपसे जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हैं, हम आपसे जब अकाउंटेंट बन रहे हैं, तो अल्टीमेटली तो हमने तो जाके एज एन अकाउंटेंट ही काम करना है ना। तो आप ये बताएं कि आप अपने एज एन अकाउंटेंट पैसे कितने कमाते हैं। जितने अकाउंटेंट की तरह पैसे कमाते हैं वो हमारे लिए रेलेवेंट चीज है। हम आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखना चाहते हैं। जिस तरह आप मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखना चाहते हो ना अपना फ्यूचर डिसाइड करने के लिए, वैसे ही शेयर होल्डर्स कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखना चाहते हैं अपना फ्यूचर डिसाइड करने के लिए। बिकॉज देखो, इन्वेस्टमेंट्स जो है ना, आपका शेयर होल्डर अपने पैसे से खुद भी कर सकता था। उसने तो इस बिजनेस के अंदर पैसा लगाया है ताकि आप उसके पैसे को मैक्सिमाइज करके दें, और वो मैक्सिमाइज होगा ही ऑपरेटिंग कैटेगरी के थ्रू। अगर मिसाल के तौर पे आपने कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कंपनी ने बनाई हुई है जहां से रेंटल इनकम आ रही है, या जहां से जो है वो फॉर एग्जांपल कोई फेयर वैल्यू गेन्स वगैरह आ रहे हैं, तो ये काम तो आपका शेयर होल्डर खुद भी कर सकता था। आपको रखने की जरूरत क्या थी। तो वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट को अलग देखना चाहता है, और अगर बिजनेस ने सरप्लस पैसे को कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है तो उसका पैसा अलग देखना चाहता है। यहां पे आके ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको बिजनेस की स्टोरी लाइन क्लियरली बता देगा। तो स्टोरी लाइन बड़ी अच्छी कम्युनिकेट हो रही होगी यहां तक। फिर यहां से आगे जब आप चलेंगे तो ऑपरेटिंग कैटेगरी से लेके यहां तक, यानी जब तक प्रॉफिट बिफोर फाइनेंसिंग एंड टैक्सेस नहीं आ जाता, ये चल रही है आपकी इन्वेस्टिंग कैटेगरी। ये चल रही है आपकी इन्वेस्टिंग कैटेगरी। इन्वेस्टिंग कैटेगरी के अंदर वो सारे के सारे इनकम्स एंड एक्सपेंसेस आएंगे जिनका ताल्लुक आपकी इन्वेस्टमेंट से बनता है। मिसाल के तौर पे इसके अंदर कहीं से इंटरेस्ट इनकम आ रहा होगा, डिविडेंड इनकम भी आ सकता है। मिसाल के तौर पे शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट्स आ रहे होंगे, कोई फेयर वैल्यू गेन्स या लॉस फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल आइटम्स के ऊपर या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज के ऊपर, वो यहाँ पे आ रहे होंगे। इन्वेस्टमेंट एसोसिएटेड प्लस एंड माइनसेस आ रहे होंगे। जब आप ये इन्वेस्टमेंट एसोसिएटेड प्लस एंड माइनसेस को अकोमोडेट कर लेंगे तो आपके पास प्रॉफिट बिफोर फाइनेंसिंग एंड टैक्सेस आ जाएगा, यानी जिसको आज के जमाने में पीबीआईटी कहते हैं, वो आ जाएगा। तो आपकी ऑपरेटिंग कैटेगरी मुकम्मल, आपकी इन्वेस्टिंग कैटेगरी मुकम्मल, और इसके बाद आ जाएगी यहां से लेके यहां तक फाइनेंसिंग कैटेगरी। ठीक है, फाइनेंसिंग कैटेगरी क्या है मेरे प्यारे भैया? फाइनेंसिंग कैटेगरी के अंदर हर वो इनकम या एक्सपेंस आएगा जिसका ताल्लुक फाइनेंसिंग से बनता है। अब इसके अंदर वो आइटम्स भी आ सकते हैं जिसके अंदर फाइनेंस रेज किया गया हो, इसके अंदर वो फाइनेंशियल एलिमेंट भी आ सकते हैं जिसके अंदर फाइनेंस नहीं रेज किया गया हो। मिसाल के तौर पे इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन बोरोइंग्स हो, इंटरेस्ट कॉस्ट, वो भी आ जाएगी। लेकिन अगर अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट हो, जैसे कंपल्सरी डिस्पोजल कॉस्ट के प्रोविजन के ऊपर अनवाइंडिंग हो रही होती है, तो अगर कोई प्रोविजंस के ऊपर इंटरेस्ट एक्सपेंस है तो वो भी इसी कैटेगरी के अंदर आ रहा होगा। जब आप ये मुकम्मल कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्सेस, यानी जिसको हम पीबीटी कहते हैं आज के ज़माने में। बस यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है आपका टैक्सेस की कैटेगरी है। टैक्सेस की कैटेगरी में कुछ नहीं आता, एक ही आइटम आता है टैक्सेस का, इनकम टैक्सेस का। और इनकम टैक्सेस के आइटम के अंदर याद रखना, इसके अंदर करंट टैक्सेस भी आएंगे और इसके अंदर डेफर्ड टैक्सेस भी आएंगे। डन। एंड फाइनली यू विल हैव प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस। अगर डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन हुआ, जिसके बारे में हम IFRS 5 के अंदर सेपरेटली पढ़ेंगे, मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करना चाह रहा। अगर डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन हुआ तो वो एक 5वीं कैटेगरी होगी। क्योंकि हर बिजनेस के अंदर डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन होता नहीं है, तो फिलहाल फॉर्मेट समझाने के लिए मैंने इसको यहाँ पे रखा नहीं है, वो एक सेपरेट कैटेगरी में आएगा। क्लियर? डन। अच्छा, मैं आपको ना बड़ी क्लियरली बता दूं। अच्छा, ये जो है ना, मैं अब जो है ना बात को यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ। मेरा पेज खत्म हो गया है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता, वरना बात समझ लो इसी के नीचे कंटिन्यू हो रही है। ठीक है, तो मैं कंटिन्यूड बातें आप एक साथ कॉपी करिएगा। आपने अपने PNL को खत्म किया प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस। ठीक है, ये आपका फाइनल बॉटम लाइन थी PNL की। आपको पता है ना, अंडर IFRS 18 सेम एज IAS 1, यहां पे इसके नीचे एक और हेडिंग आती है जिस हेडिंग को बोला जाता है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ठीक है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर कुछ आइटम्स आएंगे। जैसे क्या आएंगे, मैं कुछ आइटम्स मिसाल के तौर पे बताता हूं। मिसाल के तौर पे यहां पे आएगा रीवैल्यूएशन गेन, IAS 16 वाला। मिसाल के तौर पे यहां पे आएगा एक्सचेंज गेन या लॉसेस
ऑन सम नॉन मॉनेटरी आइटम्स। ठीक है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे क्या आ रहा होगा, आपने पढ़ा होगा फेयर वैल्यू गेन या लॉसेस ऑन इन्वेस्टमेंट्स कैरिड अंडर FVOCI, फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रहेंसिव, और फिर आखिर में आपके पास आएगा टोटल कॉम्प्रहेंसिव इनकम। मेरी बात को ना ज़रा गौर से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये इस बात को ना ज़रूर अपने गौर से सुन लें। वैसे तो मैंने अभी आपको PNL का जो नया फॉर्मेट सिखाया, वो PNL का नया फॉर्मेट आके ख़त्म हो जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस के ऊपर, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अंडर IFRS 18 सेम एज IAS 1 PNL ख़त्म नहीं होता प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस के ऊपर, बल्कि PAT के बाद यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद एक और हेडिंग आती है, जिस हेडिंग का नाम होता है अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम। इस अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम की हेडिंग के अंदर वो सारे के सारे आइटम्स आते हैं। भाई मैं क्लियरली बता दूं आपको, कुछ नहीं छुपा रहा आपसे, इस अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम की हेडिंग के अंदर वो सारे के सारे आइटम्स आते हैं जो कि स्पेसिफिकली डेजिग्नेटेड फॉर दिस कैटेगरीज हैं। सर क्या मतलब? देखिए, आपने मेरे साथ ना बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़े हैं, और उन बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर बार बार डिफाइन किया गया है कि फलाना गेन या लॉस OCI में जाएगा, PNL में नहीं जाएगा, फलाना गेन या लॉस OCI में जाएगा, PNL में नहीं जाएगा, फलाना गेन या लॉस OCI में जाएगा, PNL में नहीं जाएगा। मिसाल के तौर पे हमने IAS 16 पढ़ा था, तो IAS 16 के अंदर क्लियर IAS 16 ने बोला था कि अगर तुम्हारे पास कोई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का आइटम है और अपवर्ड रीवैल्यूएशन हो रही हो, तो ये अपवर्ड रीवैल्यूएशन एक अनरियलाइज गेन है। इस अनरियलाइज गेन को हम PNL में नहीं दिखाया करेंगे, क्योंकि अगर PNL में इस अनरियलाइज गेन को दिखाया तो हमारे इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी बिजनेस की परफॉर्मेंस के बारे में, और बिजनेस की परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली अच्छी नजर आएगी। हालांकि रीवैल्यूएशन गेन का ताल्लुक आपकी प्रॉपर्टी की मार्केट प्राइसेस बढ़ने से है, आपकी ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस से नहीं है। क्योंकि इसका ताल्लुक आपकी ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस से नहीं है और रीवैल्यूएशन एक अनरियलाइज गेन होता है, अभी प्रॉपर्टी की वैल्यू बड़ी है लेकिन आपने बेचा नहीं है, तो अनरियलाइज गेन है। तो IAS 16 ने बोला था भाई रीवैल्यूएशन गेन को आप OCI और फिर रीवैल्यूएशन रिजर्व में रिकॉग्नाइज कर लिया करें, तो ये चीजें OCI में आ जाती हैं। फिर मिसाल के तौर पे आपने IFRS 9 के अंदर पढ़ा था कि कभी कभार कुछ इन्वेस्टमेंट्स, चाहे वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की हो चाहे वो डेट इंस्ट्रूमेंट की हो, कुछ इन्वेस्टमेंट्स जो कि लॉन्ग टर्म नेचर की होती हैं, उन इन्वेस्टमेंट्स को जब भी मार्क टू मार्केट किया जाता है तो मार्क टू मार्केट का जो भी गेन या लॉस आता है वो OCI में रिकॉग्नाइज होता है। क्यों OCI में रिकॉग्नाइज होता है? वही लॉजिक भाई, अभी हमारे शेयर्स की मार्केट वैल्यू स्टॉक एक्सचेंज में ऊपर गई है लेकिन कल नीचे भी आ जाएगी। एक तो जो ये ऊपर गई है ना, हमारे शेयर्स की वैल्यू जो ऊपर गई है, ये एक अनरियलाइज्ड फायदा है, ये एक अनरियलाइज फायदा है। शेयर्स की वैल्यू तो मार्केट में ऊपर गई है यार, कल को नीचे भी आ जाएगी, अनरियलाइज फायदा है। अभी हमने बेचे नहीं है शेयर्स, बस इनकी मार्केट वैल्यू ऊपर गई है, अनरियलाइज्ड है, तो OCI में रखो, PNL में ना रखो। फिर अगर आपने अपनी कंपनी का कुछ पैसा शेयर मार्केट के अंदर लगाया हुआ था, तो क्योंकि इसका ताल्लुक आपके ऑपरेशन से नहीं है तो इसको PNL से बाहर रखो। कहने वाले लोग ये कहते हैं इसको OCI में डालो, IFRS 9 ने बोला। फिर आप जरा सोचें, अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया या किसी कंपनी के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया और IFRS आपको ये बोलता कि यार सारे के सारे फेयर वैल्यू गेन्स या लॉसेस तुम PNL में ले जाओ, तो याद रखना स्टॉक मार्केट या बॉन्ड मार्केट हर वक्त ऊपर नीचे होती रहती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, कहीं कहीं एक एक घंटे के अंदर कहानी बिल्कुल पलट रही होती है। तो आप जरा सोचें, अगर आपकी स्टॉक मार्केट के अदलने बदलने और मूड स्विंग्स का इंपैक्ट हम PNL में डालना शुरू कर देते तो आपके PNL में भी मूड स्विंग्स होना स्टार्ट हो जाते। कभी वैसा दिखता है, कभी ऐसा दिखता है, कभी ऐसा दिखता है, कभी वैसा दिखता है, कभी ऐसा दिखता है, कभी वैसा दिखता है। तो शेयर होल्डर को कभी पता ही नहीं लग पाता कि यार कोर बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है और बाकी हालात और बाकियात कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। इसीलिए IFRS 9 ने बोला था कि यार PNL से निकालो, बहुत वॉलेटाइल चीज है, इसको OCI में डालो। सेम गोज फॉर एक्सचेंज गेन या लॉसेस, सेम लॉजिक्स हैं। तो आपको मालूम है कि आपको जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ाए जाते हैं उनमें से कुछ डेजिग्नेटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर ये कह दिया गया है कि भाई कुछ आइटम्स को हम अपने PNL से बाहर रखेंगे, हम एक एक्स्ट्रा स्टेटमेंट बनाएंगे जो इसका नाम रखेंगे अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम। ये वो सारी इनकम्स होंगी, ये वो सारी अदर इनकम्स होंगी जो के
ये वो सारे गेन्स या लॉसेस होंगे मिसाल के तौर पे, ये वो सारे इनकम्स या एक्सपेंसेस होंगे इस साल के मिसाल के तौर पे, जिनका ताल्लुक आपके कोर बिजनेस ऑपरेशन से नहीं बनता, तो हम इनको पीएनएल के जस्ट बाद अलग से दिखा दिया करेंगे। क्योंकि ये फॉर द ईयर इस साल अराइज हुए हैं तो इनको फॉर द ईयर की स्टेटमेंट में दिखाना जरूरी है, बस अलग से करके दिखाया करेंगे, इनको पीएनएल में नहीं दिखाया करेंगे। ये हमारा कोर ऑब्जेक्टिव हो गया। फॉर्मेट क्या है? आपने पूरा का पूरा पीएनएल जैसे बनता है वैसे बनाया, जैसे मैंने बताया वैसे बनाया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस के बाद आप एक हेडिंग डालेंगे अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर जो जो आइटम मैंने आपको रेलेवेंट आईएएस आईएफआरएस के अंदर पढ़ाए हैं वो डालेंगे। आपके पास आ जाएगी टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। आपका काम यहां पे आके होगा फिनितो, खत्म, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के ऊपर आके होगा। क्लियर बेटा? बहुत बार खास तौर पे एसबीआर के एग्जाम के अंदर तो ये खुला एग्जामिनर पूछता है, खुला। मिसाल के तौर पे वो पूछता है कि भाई अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम क्या है? तो भाई अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एक एडिशनल स्टेटमेंट है वेयर सर्टेन का मतलब जिनके बारे में आईएएस और आईएफआरएस खुद बोलेगा। आप डिसाइड नहीं करेंगे क्या ओसीआई में जाएगा क्या नहीं जाएगा, आईएएस आईएफआरएस आपको बताएगा कि क्या चीज ओसीआई में जाएगी या नहीं जाएगी। सर्टेन गेन्स एंड लॉसेज आर रिकॉग्नाइज्ड। पहली बात, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एक एडिशनल चीज है, पीएनएल के बाद आती है, और फिर इनमें अंदर वो खालिसतन वो चीजें जाएंगी जिनके बारे में आईएएस और आईएफआरएस ने कोई ना कोई बात डिफाइन करी। क्लियर? अब आपके एसबीआर के पेपर के अंदर ये भी सवाल करते हैं, भाई किसी चीज को क्यों ओसीआई में लेके जा रहे हो? पीएनएल के अंदर सारी चीज, पीएनएल के अंदर सारी चीजों को क्यों नहीं ले जाते? व्हाई डू यू हैव अ सेपरेट ओसीआई? तो लॉजिक्स वही हैं जो अभी हमने डिस्कस करें। क्या? कुछ अनरियलाइज्ड आइटम्स होते हैं जैसे कि रीवैल्यूएशन, इसको पीएनएल में ना डालें, अनरियलाइज्ड है, अभी गेन हुआ नहीं है, हो सकता है, तो फॉर द ईयर हो सकता है, तो इसको ओसीआई में रखें, मेन पीएनएल का पार्ट ना बनाएं। फिर कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इन नेचर होती हैं, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इन नेचर होती हैं, इनका उसके अंदर फायदे नुकसान आज नजर तो आ रहे होते हैं लेकिन उनका ताल्लुक लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज के साथ होता है। ऐसी चीजों को पीएनएल में नहीं डालना चाहिए, पीएनएल से अलावा अदर स्टेटमेंट के अंदर दिखाना चाहिए। मिसाल के तौर पे आपने कोई फॉरेन सब्सिडरी, आपने एक फॉरेन सब्सिडरी एक्वायर कर ली, हाँ, आपने अपनी एक कंपनी बनाई यूके में जाके, आप पाकिस्तानी एंटिटी हैं, आपने यूके में जाके एक कंपनी बना ली। अब आईएएस 21 के अंदर एसबीआर के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं कि अगर आपकी कोई ऐसी सब्सिडरी हो जो कि आपके मुल्क के बाहर है और वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसी और करेंसी के अंदर बनाती है, तो आपको उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हर साल ट्रांसलेट करनी पड़ेंगी अपनी करेंसी के अंदर ताकि आप कंसोलिडेशन कर सकें। अब जरा सोचो, हर साल हम उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अपनी करेंसी के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो हर साल कोई ना कोई गेन या लॉस आ रहा होगा, क्योंकि इस साल का एक्सचेंज रेट पीकेआर टू पाउंड कुछ और है, अगले साल पीकेआर टू पाउंड कुछ और होगा, उसके अगले साल पीकेआर टू पाउंड का एक्सचेंज रेट कुछ और होगा। तो हमें कोई ना कोई गेन या लॉस आ रहा होगा जब हम ट्रांसलेशन करेंगे, या हमने एसबीआर के टॉपिक फॉरेन सब्सिडरीज के टॉपिक के अंदर देखा है। अब वो फॉरेन सब्सिडरीज के ऊपर आने वाला गेन या लॉस, वो फॉरेन सब्सिडरीज के ऊपर आने वाला गेन या लॉस हमको पीएनएल में नहीं दिखाना, हमको ओसीआई में दिखाना है। क्योंकि देखो, ये एक सब्सिडरी लॉन्ग टर्म नेचर की इन्वेस्टमेंट है आपकी, और इस लॉन्ग टर्म नेचर की इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो भी फायदा या नुकसान आ रहा है वो आज कल के ऑपरेशन से ताल्लुक नहीं रखता। आपने यूके में अपनी सब्सिडरी इसलिए नहीं बनाई थी कि आज फायदा आज नुकसान हो जाए, आपको तो 5 साल बाद की सोचनी है, आपको तो 10 साल बाद की सोचनी है। आपने लॉन्ग टर्म का सोच के वो काम किया होगा, और लॉन्ग टर्म का सोच के जो भी काम किया जाता है उसका अल्टीमेट इंपैक्ट आपके शेयर होल्डर पे पड़ता है। तो ओसीआई में रखो, ओसीआई इक्विटी का पार्ट बनता है आगे चल। क्लियर? पेंशन्स के मामलात हों, फिर इसी तरह ओसीआई के अंदर अगर हम कुछ चीजें पार्क कर दें तो उससे फायदा ये होता है कि पीएनएल के अंदर वॉलेटिलिटी नहीं जाती। जैसे मिसाल के तौर पे आईएएस 19, एसबीआर के स्टूडेंट समझते हैं आईएएस 19 में हमने पढ़ा था डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स के अंदर एक्चुरियल गेन्स या लॉसेज आते हैं और हर साल आते हैं, कभी अच्छे कभी बुरे, कभी अच्छे कभी बुरे, कभी अच्छे कभी बुरे। अब पेंशन्स का ताल्लुक लॉन्ग टर्म से है, पेंशन्स का ताल्लुक एक्चुरियल गेन या लॉस इज एन एस्टिमेशन रिस्क, एक्चुरियल गेन या लॉस इज एन एस्टिमेशन फ्लॉ। अगर इस एस्टिमेशन फ्लॉ को आप पीएनएल का पार्ट बना देंगे तो आपका पीएनएल ऑपरेशंस की परफॉर्मेंस को कभी रिप्रेजेंट ही नहीं करेगा, उसके अंदर वॉलेटिलिटी आ जाएगी। तो हमारा कोर बिजनेस कैसा चल रहा है ये कभी पता ही नहीं लग पाएगा। इसीलिए बोलते हैं भाई पेंशन के मामलात को ओसीआई में पार्क करो। क्लियर? और
अगर हमने ये वो आइटम्स होते हैं अक्सर जिनको अगर पीएनएल में रिप्रेजेंट करा दिया तो कंपनी की कोर बिजनेस परफॉर्मेंस छुप जाएगी, इसलिए कुछ आइटम्स को ओसीआई में पार्क किया जाता है। क्लियर? ये बात याद रखना कि जब भी ओसीआई बनाया जाता है, ये एसबीआर के स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा काम की बात है, जब भी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाई जाती है तो दो हेडिंग्स बनती हैं अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर। कुछ आइटम्स, पहली हेडिंग बनती है आइटम्स दैट विल नॉट बी रिक्लासिफाइड टू पीएनएल, और एक हेडिंग बनती है आइटम्स दैट विल बी रिक्लासिफाइड टू पीएनएल। ये थोड़ी सी एडवांस लेवल की चीज़ है, लेकिन मैं फिर भी एक बताने के लिए बता दूं। अभी हम सवालात करते हुए इन सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं। देखो, कुछ आइटम्स कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर ऐसे हैं जिनके बारे में बोला जाता है कि यार ये चीज़ ओसीआई में आएगी लेकिन वापस रिक्लासिफाई इनटू पीएनएल नहीं होगी। आइटम्स दैट विल नॉट बी रिक्लासिफाइड इनटू पीएनएल, सच एज रिवैल्यूएशन गेन। रिवैल्यूएशन गेन पहले ओसीआई में आता है, फिर ओसीआई से रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाता है, और कल को अगर ये रिवैल्यूएशन गेन हमें रिवर्स भी करना हो तो ये रिवैल्यूएशन रिजर्व, मिसाल के तौर पे आपको रिवर्स क्यों करना है, क्योंकि आपने एसेट को ही बेच दिया, तो ये रिवैल्यूएशन रिजर्व डायरेक्टली रिटेन अर्निंग के अंदर रिवर्स होता है। दीज आर नॉट रिक्लासिफाइड टू पीएनएल। लेकिन आपने बहुत बार ऐसी बहुत सारी चीज़ों के बारे में देखा है कि मिसाल के तौर पे आपको पता है हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं फाइनेंशियल एसेट्स, ठीक है, IFRS 9। तो अगर फाइनेंशियल एसेट्स हाइब्रिड मॉडल के अंदर हों तो उनके ऊपर जो भी गेन या लॉस आता है पहले वो ओसीआई में पार्क होता है, लेकिन ऑन डिस्पोजल स्टैंडर्ड ने बोला था उसको पीएनएल में रिक्लासिफाई कर देना, तो वो पीएनएल में चला जाता है। फॉरेन सब्सिडरी का डिस्पोजल हो तो जो भी गेन या लॉस एक्यूमुलेट हुआ होता है वो पीएनएल में चला। तो कुछ आइटम्स ऐसे हैं दैट विल बी रिक्लासिफाइड इनटू पीएनएल। IFRS 18 ये कहता है कि दोनों की अलग अलग सब हेडिंग्स बनाया करो अपने अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर और अलग अलग बताया करो। ठीक है, सवालात करते हुए हम इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं। क्लियर? और ये बात याद रखना बेटा कि जब भी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाओगे तो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर जो भी गेन्स या लॉसेस रिपोर्ट किए जाते हैं वो नेट ऑफ टैक्सेस रिपोर्ट किए जाते हैं। जैसे आपने मिसाल के तौर पे जब मैं आपको IAS 12 पढ़ा रहा था तो मैंने आपको डेफर टैक्स ऑन रीवैल्यूएशन बताया था, और मैंने आपको बताया था कि डेफर टैक्स ऑन रीवैल्यूएशन के अंदर स्टेटमेंट याद रखना, जैसी करनी वैसी भरनी। टैक्स ऑफ ट्रांजैक्शंस मस्ट बी अकाउंटेड फॉर इन द सेम मैनर एज दोज ट्रांजैक्शंस आर अकाउंटेड फॉर। अगर कोई रीवैल्यूएशन बजाते खुद ओसीआई में जाती है तो उस रीवैल्यूएशन की वजह से जो टैक्स इंप्लीकेशंस पैदा होंगी वो भी ओसीआई में जाएंगी। याद रखना, ओसीआई को हमेशा नेट ऑफ टैक्स रिपोर्ट किया जाता है। क्लियर? इसके अलावा मेरे दोस्तों पीएनएल बनाते हुए, क्योंकि IFRS 18 के अंदर ये सारी बातें लिखी हुई हैं, ऑल्दो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से शायद इतनी रेलेवेंट ना हो, कोई पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी एग्जाम आपको पता होना चाहिए कि मिसाल के तौर पे IFRS 18 के अंदर ये अलाउ किया गया है कि जब आप अपना पीएनएल बना रहे होंगे तो पीएनएल के अंदर आप अपनी ऑपरेटिंग कैटेगरी के इनकम्स या एक्सपेंसेस को बाय नेचर भी रिपोर्ट कर सकते हैं, बाय फंक्शन भी रिपोर्ट कर सकते हैं। बाय नेचर रिपोर्ट करने का मतलब क्या होता है कि आप हर आइटम ऑफ इनकम या एक्सपेंस को अलग अलग रिपोर्ट करें। रॉ मटेरियल परचेज्ड अलग, ओपनिंग स्टॉक अलग, क्लोजिंग स्टॉक अलग, रेंट एक्सपेंस अलग, इलेक्ट्रिसिटी अलग, सैलरीज एंड वेजेस अलग। आप हर एक्सपेंस को अलग 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 रिपोर्ट, जैसे हम बचपन के बेसिक लेवल एग्जाम्स के अंदर। और IFRS 18 आपको यह भी अलाउ करता है कि आप चाहें तो बहुत सारे खर्चों को एक ही कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई कर सकते। मिसाल के तौर पे आप बाय फंक्शन अपना पीएनएल बना लें। मिसाल के तौर पे डेप्रिसिएशन ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और रॉ मटेरियल कंज्यूम अगर प्रोडक्शन रिलेटेड है तो उनको कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट बना दें। अगर आपने किसी को सैलरी दी, जिसको आपने सैलरी दी है एडमिनिस्ट्रेशन की, तो उसको जनरल एडमिन में डाल दें। सेलिंग एक्सपेंसेस को एक जगह कैटेगराइज कर दें, इसको कहते हैं बाय फंक्शन पीएनएल बनाना। जितने भी खर्चे प्रोडक्शन रिलेटेड हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स में डाल दो। जितने भी खर्चे, चाहे वो सैलरी हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, ओवरहेड हो, जिनका ताल्लुक सेलिंग से बनता है सेलिंग में डाल दो। कोई भी खर्चा हो जिसका ताल्लुक जनरल एडमिन एक्सपेंसेस से बनता है उसको एडमिन में डाल दो। ये होती है बाय फंक्शन। ज़्यादातर हम पीएनएल जब बनाते हैं एडवांस्ड लेवल के ऊपर तो बाय फंक्शन। दोनों के कुछ ना कुछ एडवांटेजेस हैं। खोल के बातों को बयान करोगे, यानी बाय नेचर अगर अपना पीएनएल बनाओगे तो उसमें फ़ायदा ये होगा कि कोई ग्रुपिंग नहीं होगी। बातों को खोल के बयान कर रहे होगे ना, तो कुछ भी आर्बिट्री नहीं है। आर्बिट्री का मतलब होता है सब्जेक्टिव। कुछ भी सब्जेक्टिव नहीं है। सारे खर्चों को खोल के बयान कर दिया। रेंट इतना, इलेक्ट्रिसिटी इतना, सैलरीज इतनी, बोनस इतना, ये इतना, ये इतना, ये इतना, ये इतना, तो बातें खोल के बयान कर दी जाती।
ठीक है, कोई जजमेंट नहीं लेनी पड़ती है आपको कि मिसाल के तौर पे इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल को कॉस्ट ऑफ सेल में डालें या सेलिंग या एडमिन में डालें। हाँ, मिसाल के तौर पे डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट को आप कॉस्ट ऑफ सेल में डालें या सेलिंग में डालें, कोई जजमेंट नहीं लेनी पड़ती। और जाहिर सी बात है, सब्जेक्टिव कम है तो इसका मतलब ये अप्रोच ऑब्जेक्टिव ज़्यादा है, लेकिन जाहिर सी बात है गंदी अप्रोच है। अगर एक रियल लाइफ कंपनी सच एज यूनिलीवर अपने सारे के सारे खर्चों को बाय नेचर बताना शुरू कर दे तो उसका इंपैक्ट ये होगा कि पीएनएल 4 पेज का बन जाएगा। तो कंसाइज और अच्छी इंफॉर्मेशन क्या होती है कि आप बाय फंक्शन चलाएं, क्योंकि बाय फंक्शन बड़ी समराइज्ड इंफॉर्मेशन होती है। हाँ, इसके अंदर आर्बिट्री एलोकेशंस हो रही होती हैं, लेकिन समराइज, मिसाल के तौर पे IAS 38 का रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस कॉस्ट ऑफ सेल में जाना चाहिए, सेलिंग में जाना चाहिए, एडमिन में जाना चाहिए। अब इसके ऊपर कोई स्टैंडर्ड कोई बात नहीं कर रहा, कहीं नहीं लिखा हुआ किसी स्टैंडर्ड के अंदर कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस किस फंक्शन के अंदर रिपोर्ट होना है, कॉस्ट ऑफ सेल्स या सेलिंग। एक अकाउंटेंट की अपनी जजमेंट है कि भाई वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को कहाँ डालेगा, अदर एक्सपेंसेस के अंदर डालेगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर डालेगा, कहाँ डालेगा। तो आर्बिट्री जजमेंटल एलोकेशन हो रही होती है, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है कोई कंपनी अपनी रिसर्च और डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ सेल्स में डाले और कोई कंपनी अपनी रिसर्च और डेवलपमेंट सेलिंग एक्सपेंस में डाले। मिसाल के तौर पे गूगल है, ये मिसाल के तौर पे एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो रिसर्च और डेवलपमेंट कर रही है इस बात के ऊपर कि हम ज्यादा एफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग कैसे कर सकें। वो लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट को कहां डालेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर। लेकिन मिसाल के तौर पे फेसबुक या मेटा है, वो ये एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं कि हाउ कैन वी मार्केट आवर सेल्स बेटर, व्हाट AI टूल्स कैन वी यूज टू इंक्रीज आवर सेलिंग बेटर, तो वो सेलिंग एक्सपेंस में रिसर्च और डेवलपमेंट को डालेंगे। अब ऐसी जजमेंट्स कॉल करनी पड़ेंगी एक अकाउंटेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए। इसी चीज का नाम है बाय फंक्शन P&L। सही है, लेकिन जजमेंटल है। अच्छा, एग्जाम के अंदर याद रखिएगा, इन द एग्जाम यू विल ऑलवेज नो विच पैटर्न टू फॉलो। आपको बता दिया जाएगा, आपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से परेशान नहीं होना। क्लियर होती है बात। अच्छा, बाकी बैलेंस शीट का फॉर्मेट हो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का फॉर्मेट हो, वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि पहले था। उसके अंदर कोई चेंज नहीं आया है, कोई चेंज नहीं आया है, कोई चेंज नहीं आया है। यानी मिसाल के तौर पे अब बाकी चीजों के फॉर्मेट क्या है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी की बात करें, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाई जाती है कुछ यूं, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड फलाना ढिमकाना। सबसे पहले देखें, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, इक्विटी का मतलब होता है शेयर कैपिटल प्लस ऑल रिजर्व्स, ठीक है। तो सबसे पहले खूब समझ लीजिए कि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाने का तरीकेकार ये है कि सबसे पहले तो आपने हेडिंग डाल ली, फिर उसके बाद आपके पास जितनी भी इक्विटी के आइटम्स हैं, और इक्विटी के आइटम्स क्या हो सकते हैं, शेयर कैपिटल और बाकी रिजर्व्स, उन सब के आप कॉलम बना लेंगे। मिसाल के तौर पे एक कॉलम आपने बनाया ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, ठीक है। एक कॉलम आपने बनाया लेट्स से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। फिर मिसाल के तौर पे कैपिटल प्लस ऑल रिजर्व्स, रिजर्व्स में क्या हो सकता है, आप रिवैल्यूएशन रिजर्व रख लेंगे, ठीक है। आप शेयर प्रीमियम रख लेंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप रिटेन अर्निंग्स रख लेंगे। मिसाल के तौर पे आप लोग जो है वो कोई जनरल रिजर्व रख लेंगे, जितने भी आपके पास रिजर्व्स हैं जो सवाल में गिवन है वो रख लेंगे। और आखिर में एक कॉलम आ जाएगा टोटल का। टोटल का काम क्या होता है, टोटल करना। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी कैसे बनेगी, आप स्टार्ट करेंगे ओपनिंग बैलेंसेस से, ठीक है। सबके ओपनिंग बैलेंसेस लिखेंगे, टोटल में टोटल कर लेंगे। इस साल मिसाल के तौर पे आपने जो अपना प्रॉफिट कमाया, इस साल अगर आपने अपना कोई प्रॉफिट कमाया तो प्रॉफिट रिटेन अर्निंग के अंदर ऐड कर देंगे। बल्कि मैं एक काम करता हूँ, प्रॉफिट से स्टार्ट नहीं करता, थोड़ा सा स्ट्रक्चर से चलते हैं। तो मिसाल के तौर पे अगर इस साल आपने कोई शेयर इशू किए, प्रॉफिट अभी लेके आता हूँ मैं, तो शेयर इशू ऑर्डिनरी या प्रेफरेंस जो भी इशू किए वो यहाँ पे आ जाएंगे, टोटल में टोटल आ जाएगा। इस साल अगर मिसाल के तौर पे कोई रीवैल्यूएशन हुई तो वो रीवैल्यूएशन OCI के अंदर आपने ऑलरेडी दिखा दी होगी, यहाँ भी दिखा देंगे। मिसाल के तौर पे इस साल आपने कुछ प्रॉफिट कमाया तो प्रॉफिट कहाँ आ जाएगा, आपकी रिटेन अर्निंग्स के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे इस साल आपने कोई डिविडेंड दिया तो डिविडेंड्स कहाँ आ जाएंगे, रिटेन अर्निंग से निकलेंगे। ये सब कर करा लेने के बाद जो भी ट्रांजैक्शंस इक्विटी से रिलेटेड हैं वो सब कर करा लेने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। ये और ऑब्वियस सी बात है, इन सारे इंडिविजुअल कॉलम्स का टोटल आपके टोटल कॉलम के टोटल से मैच करना चाहिए। दिस शुड इक्वल, ऑब्वियस सी बात, टोटल का कॉलम और इंडिविजुअल कॉलम्स का टोटल बराबर होने चाहिए।
कॉमन सेंस, क्लियर। इसी तरह मिसाल के तौर पे अगर आपसे कोई पूछे कि भाई मेरे को बैलेंस शीट बनानी है, तो क्या बनाते हैं हम लोग? सुनो, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट फलाना ढिमकाना डेट। याद रखना, बैलेंस शीट हमेशा एज एट बनती है, एज ऑफ अ पर्टिकुलर डेट, राइट। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाने का तरीका, सबसे पहले एसेट्स की हेडिंग आएगी। एसेट्स की हेडिंग के अंदर सबसे पहले आएंगे आपके नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स के अंदर लेट्स से प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आ रहा होगा, तुम्हारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आ रही होगी, तुम्हारे इनटैंजिबल एसेट्स आ रहे होंगे, कोई तुम्हारी इन्वेस्टमेंट्स हैं तो वो आ रही होंगी, जो भी नॉन करंट एसेट है। देखो अब मैं यहाँ पे लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं लिख सकता, जो भी नॉन करंट एसेट है वो सबसे पहले आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? टोटल नॉन करंट एसेट, ठीक है। फिर आप यहाँ पे ऐड करोगे करंट एसेट, ठीक है। जब आप करंट एसेट्स ऐड करने जाएंगे तो करंट एसेट्स में क्या क्या आएगा? मिसाल के तौर पे इन्वेंट्री आएगी, मिसाल के तौर पे रिसीवेबल्स आएगा, मिसाल के तौर पे बैंक बैलेंसेस आएंगे, मिसाल के तौर पे और भी कुछ आएगा, प्रीपेड, श्रीपेड, ट्रीपेड, व्हाटएवर। आप उन इन्वेंट्रीज, रिसीवेबल्स, बैंक बैलेंसेस को यहाँ लिखेंगे और आपके पास आ जाएंगे टोटल एसेट। ऐसे ही वर्टिकली बनती है बैलेंस शीट। एक बार आपके पास बेटा टोटल एसेट्स आ गए, आप यहाँ पे निकालेंगे इक्विटीज, हेडिंग डालेंगे इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। इक्विटीज एंड लायबिलिटीज के अंदर बेटा सबसे पहली हेडिंग आएगी इक्विटी की। इक्विटी का मतलब आपको पता है, शेयर कैपिटल प्लस ऑल रिजर्व्स। तो आपके जितने भी आइटम्स हैं, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल हो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो, रीवैल्यूएशन रिजर्व हो, रिटेन्ड अर्निंग्स हो, व्हाटसोएवर, शेयर प्रीमियम हो, कुछ भी, वो सब कुछ यहाँ आ जाएगा। अच्छा, ये सबके एज एट क्लोजिंग डेट के बैलेंसेस चाहिए, और वो कहाँ से मिलेंगे आपको? वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में यहाँ से मिलेंगे। सर हमें यहाँ भी पूरे के पूरे कॉलम्स बनाने हैं और बैलेंस शीट के अंदर भी सारे के सारे नाम लिखने हैं। कहीं ऐसा नहीं हो सकता कि हम बैलेंस शीट में आके डायरेक्ट टोटल इक्विटी लिख दे, नहीं, सारे के सारे इक्विटी के आइटम्स बताने, सारे के सारे दोबारा बताने। फॉर्मेट है भाई, आपसे पूछ के थोड़ी बनाएंगे। बैलेंस शीट एक एम्फेसिस वाली स्टेटमेंट है, यहां से कुछ हाइड नहीं किया जा सकता, डिसएग्रीगेट करना, खोल खोल के बयान करना। फिर इक्विटीज एंड लायबिलिटीज के अंदर अब नेक्स्ट बारी आएगी नॉन करंट लायबिलिटीज की। नॉन करंट लायबिलिटीज में जैसे मिसाल के तौर पे लोन्स हैं या डेफर टैक्सेस हैं, वो आएंगे, ठीक है। फिर करंट लायबिलिटीज आएंगी। करंट लायबिलिटीज के अंदर लेट्स से पेबल्स आ जाएंगे, कोई ओवरड्राफ्ट हैं तो वो आ जाएगा, टैक्स लायबिलिटीज आ जाएंगी, हाँ, जो भी लायबिलिटीज हैं करंट, एक साल के अंदर अंदर खत्म सब आ जाएंगी। आखिर में आके आप टोटल कर देंगे। ये ऑब्वियस सी बात है, टोटल एसेट्स मस्ट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज विच इज़ द अकाउंटिंग इक्वेशन। यहाँ पे आके आ क्लियर। तो मेरे दोस्तों, आज के लेक्चर के अंदर मैंने आपको IFRS 18 का एक पार्ट, अब दो छोटे छोटे पार्ट रह गए, बहुत छोटी छोटी वीडियोस होंगी, लेकिन कोर पार्ट मैंने आपको IFRS 18 का चेंजेस खास तौर पे जो आई हैं P&L के फॉर्मेट के अंदर, मैंने आपको वो समझा दी। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हैं तो डू लेट मी नो, मुझे पता लगना चाहिए कि आपको बात समझ में आई है या नहीं आई है। एंड देन आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।